तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कंकाल तंत्र। आप सभी बायोलॉजी के तहत पढ़ रहे हैं और कंकाल तंत्र को हम इसमें मतलब जो अध्ययन करते हैं मेनली अस्थि और उपास्थि का। और अगर मैं बात करूं इसमें मेनली हड्डी, जो भी हड्डी हैं, मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। जब वो बच्चा नवजात शिशु जब बच्चा बनता है यानी स्कूल जाने लगता है या फिर स्कूल वाले टाइम तक उसका हड्डी कितना हो जाता है? 208। और यही जब वो वयस्क होता है तो फिर उसमें हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206। तो 206 हड्डियों के बारे में आपको जानना है, कुछ कुछ चीज़ें इसमें याद करना है और समझना भी है। ठीक है, चलिए। कंकाल तंत्र के अंतर्गत अस्थि यानी बोन, उपास्थि यानी कार्टिलेज आदि आते हैं। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज होता है एक सॉफ्ट टाइप का पार्ट। जैसे अगर मैं बोलूँ कान, ये अगर आप इसको दबाएंगे, हड्डी को दबाएंगे तो नहीं दबेगा, हड्डी बहुत हार्ड होता है। लेकिन कार्टिलेज जो होता है यानी जो उपास्थि होगा वो इस टाइप से दबेगा। यानी कर्ण क्या है? एक उपास्थि है लेकिन इसमें हड्डियां हैं अंदर, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये वाला पार्ट क्या है? उपास्थि है। तो साथ ही ये काम क्या करते हैं एक्चुअली, जो कंकाल तंत्र के तहत जब आप पढ़ रहे हैं हड्डी और उपास्थि का, तो ये बॉडी को सहारा देते हैं। पहली चीज़, बॉडी को सहारा देते हैं। जैसे कभी आप देखिएगा कि बस में आप सफ़र कर रहे होते हैं और सीट नहीं है तो एक सहारा लेके आप खड़े होते हैं ऊपर पकड़ने का, या फिर नीचे पीठ के पीछे होता है ना सहारा, उसी टाइप से ये हमारे कंप्लीट बॉडी को सहारा देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपको कोई चोट करता है तो आपके ब्रेन पे नहीं लगता है, पहले बहुत सारी चीज़ हैं वो बचाती हैं उन्हें। हड्डियों का काम, जैसे कोई हाथ पे चोट करता है तो यहाँ हड्डी है, हड्डी ही बचाती है आपको, ठीक है। तो सुरक्षा प्रदान करता है, गति देना, शरीर को गति देना। आप जब दौड़ते हैं तो दोनों हाथ ऐसे बांध के तो दौड़ के दिखाइए, नहीं दौड़ पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, ये ऐसे ऐसे करते हैं। बोन क्या करता है? एक तरह का मूवमेंट करता है। अगर आपका बोन नहीं है, बॉडी में बोन नहीं है, तो आप तो वहीं के वहीं गिर जाइएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाइएगा। तो बोन आपको क्या करता है? गति देता है, सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर करके खड़ा करता है, मतलब ढांचा देता है। अस्थियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि उपास्थियों यानी कार्टिलेज का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा कॉन्ड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोलॉजी। कोशिकाओं से नई हड्डियों के विकास और गठन की प्रक्रिया। अब सेल से नई हड्डी का विकास और जो गठन होगा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अस्थि भवन यानी बोन डेवलपमेंट। इसका जरूरत पड़ता है कभी कभी, देखिएगा मेडिकल में मनुष्य की आयु का पता अस्थि भवन परीक्षण द्वारा किया जाता है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे हड्डी में परिपक्वता आती है। बच्चे को कभी देखिएगा ऐसे मुड़िएगा तो मुड़ जाएगा, एक नवजात शिशु को जिधर मुड़िएगा उधर मुड़ जाएगा। कभी देखिए नवजात शिशु जब सोता है तो गर्दन घूम जाता है ऐसे, क्यों? क्योंकि उसमें हड्डी उस समय मजबूत नहीं होता है। धीरे धीरे हड्डियों को मजबूती प्रदान मिलती है। हड्डियों को मजबूती कौन देता है? कैल्शियम और फास्फोरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए अस्थि कैल्शियम कार्बोनेट के कारण कठोर होता है। कैल्शियम कार्बोनेट अगर इसमें नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी हड्डी कमजोर होगी। आप एक चीज़ और गौर किए होंगे कि बचपन से जो बच्चे दूध पीते हैं, माता का दूध पीते हैं, उनकी हड्डी बहुत मजबूत होती है क्योंकि उसमें कैल्शियम खूब होता है माता के दूध में। और बाद में वही बच्चे जब गाय का दूध या भैंस का दूध पीते हैं तो उसमें भी कैल्शियम मिलता है, तो आपका हड्डी क्या होता है? काफ़ी मजबूत होता है, दांत भी मजबूत होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कभी कभी क्या होता है ना कि लोग, जैसे कई बार देखा गया है, बिहार में एक केस आया था बिहार में कि 43 साल का कोई व्यक्ति था और वो मैट्रिक दे रहा था उम्र कम करवाने के लिए। सरकारी नौकरियों में उम्र की एक सीमा होती है, तो उस उम्र की सीमा को घटाने के लिए उन्होंने, उन भाईजान ने 20 साल ऐसे ही कुछ करके दिया था, तो पकड़ लिया गया था टीम द्वारा। खैर, जैसे अस्थि द्वारा अब मेरी आयु का आकलन लगा नहीं पाएंगे आप कि मेरी आयु एक्चुअली कितनी है, तो ये आकलन मेडिकल टीम लगा सकती है। किस परीक्षण द्वारा? अस्थि भवन परीक्षण द्वारा, कि मेरी एक्चुअल एज कितनी है, ठीक है। चलिए, अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए उपास्थि यानी कार्टिलेज, यह कैल्शियम फॉस्फेट के कारण सॉफ्ट होता है यानी मुलायम होता है। और इसको समझा देता हूं मैं, उपास्थि और अस्थि। कभी आप जो नॉनवेज खाते हैं, वो मुर्गा या मुर्गी जो भी खाते हैं, है ना, तो उसका देखिएगा जो ये लेग पीस होता है, लेग पीस के ऊपर ये कार्टिलेज होता है, उसको रट रट चबा देते हैं लोग, लेकिन नीचे वाला हड्डी को नहीं चबाते हैं क्योंकि वो हार्ड होता है। कई लोग तो दांत का यूज करके चबा भी देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसको आमतौर पे नहीं लोग चबाते हैं, फेंक देते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट के कारण यह मुलायम होता है। जैसे कान वाला ये निकाल दीजिएगा तो ये आप आसानी से चबा सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। उपास्थियों में
कॉन्ड्रोइटिन लवण पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। अब आते हैं कंकाल तंत्र को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो बाह्य कंकाल और दूसरा अंतः कंकाल। अंतः का मतलब ही होता है अंदर, है ना, जिसे नहीं बोलते हैं अंतर्मन से आवाज उठ रही है। अंतर्मन का मतलब क्या हुआ, अंदर के मन से, मतलब भीतर से, है ना। शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को हम क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल। जैसे विभिन्न जंतुओं का कवच। अब विभिन्न जंतुओं का कवच, जैसे मैं बात करूं जो भी मतलब जीव जंतु है, जैसे इसमें आपका दिखाता हूं मैं, कॉकरोच हो गया, कछुआ हो गया, टिड्डा हो गया, केकड़ा देखें, केकड़ा या घोंगा। घोंगा के ऊपर मतलब एक हड्डी होती है, ऊपर हड्डी होती है, मतलब ऊपर वो हार्ड होता है। और आप जो शंख बजाते हैं ना, वो सीप वगैरह देखे हैं ना, सीप छोटे 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 छोटे, तो समुद्र में बहुत सारे ये पाए जाते हैं। वो भी उसका ऊपर का परत हार्ड होता है, नीचे एकदम छोटा सा जीव रहता है, उसमें वो चलते रहता है सीप, ठीक है। कछुआ को देखिए, कछुआ एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसमें भी आ सकता है, लेकिन मेनली हम इसमें इसका अध्ययन करते हैं क्योंकि इसका शरीर का ऊपरी वाला पार्ट जो होता है बहुत हार्ड होता है। कछुआ को देखिएगा एकदम, एक कहानी कछुआ खरगोश वाला तो सबको जानता है कि कछुआ बहुत फास्ट चलता था, खरगोश बहुत धीमा चलता था। लेकिन कछुए के ऊपरी भाग को जब देखेगा, इंसान को देखेगा तो छिप जाएगा और ऊपर लगेगा कि कुछ टोकरी जैसा ऐसा मतलब रखा हुआ है। उसका ऊपरी का परत कुछ इस तरह गोल होता है शेप, और सारा बॉडी को अंदर घुसा लेता है। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी अंदर का बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें भी हड्डियां होती हैं फेस में, लेकिन ऊपर में क्या होता है, ऊपर में उसका हड्डी होता है। इसको हम इन सबको क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र। इसमें क्या आता है, कवच, पंख हो गया, बाल हो गया, सरीसृप हो गया, और मछली के शरीर पर उपस्थित सल्क, ये सब क्या है, बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और जीव में अगर पूछेगा तो जीव में याद रख लीजिएगा, कछुआ, कॉकरोच, टिड्डा, केकड़ा, घोंगा, सीप आदि, इतनी बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। अब आगे आते हैं अंतः कंकाल। अंतः मतलब क्या बताया मैंने, अंदर। अब जैसे मानव है या कोई पशु है या मुर्गी है, जो मैं एग्जांपल दे रहा था मुर्गा मुर्गी का, इन सब में क्या होता है, अंतः कंकाल तंत्र पाया जाता है। हमारे बॉडी में देखिएगा अंदर हड्डी है, बाहर हड्डी नहीं है। जीव में, कुछ जीव में देखिएगा, यहाँ पे मैं जानवर की बात कर रहा हूँ, जैसे मुर्गी का तो छोड़ दीजिए, गाय को देखिए 2 सींग होती है ना, गाय का देखिए, भैंस का देखिए, बैल का देखिए, होता है ना सींग, तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन मानव, पशु, मुर्गी आदि में क्या होता है, अंतः कंकाल तंत्र, यानी उनकी हड्डी। जब गाय मर जाती है या भैंस मर जाती है, भैंस तो मरने के बाद क्या होता है, उनको फेंकने के बाद उनका हड्डी दिखता है पूरा बॉडी का। उसी तरह मानव को जब जलाया जाता है तो देखें उनकी हड्डी दिखता है, और वही 5 हड्डी निकाल के कहाँ दान दिया जाता है, गंगा में। क्यों? पाप धुल जाएगा। पाप वैसे थोड़े धुलता है, कर्म। एक कहावत सुने, 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। क्यों? 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, मतलब सारा कुकर्म कर लीजिए, उसके बाद हज मतलब समझ रहे हैं ना, यात्रा पे जा रहे हैं। खैर वो वैसे पाप धुल, देखिए जो प्रथा है अलग बात है, और उसके पीछे एक कहानी धारणा ये भी है कि गंगा में कभी ये स्नान नहीं किया हो तो चलो इसकी हड्डी को स्नान करा दिया जाए, ये होता है। खैर उस पर नहीं जाते हैं। अंतः कंकाल तंत्र के 2 भाग होते हैं। अब जो अंतः कंकाल हमें यही पढ़ना है। बाह्य कंकाल तो बता दिया मैंने कि कछुआ, कॉकरोच, टिड्डा, केकड़ा, घोंगा, सीप आदि में पाए जाते हैं, लेकिन आपको अंतः कंकाल को अच्छे से पढ़ना है। और इसमें भी क्या पढ़ना है आपको, अस्थि यानी बोन, ये कठोर होता है, और उपास्थि यानी कार्टिलेज, ये मुलायम होता है। मेनली आपको ये चीज़ें देखनी है। अब आते हैं अस्थि में। अस्थि देखिए हार्ड होगा, एक संयोजी ऊतक है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है। क्या? अस्थि। यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और WBC और RBC का निर्माण करता है। इसी अस्थि में होता है बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा 2 टाइप के होंगे, लाल और पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा से आपका WBC, RBC और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। हड्डियों के अंदर 38% ओसीन प्रोटीन और 62% अकार्बनिक लवण जैसे कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट होता है। ठीक है ना? क्या होता है? हड्डियों के अंदर 38% ओसीन प्रोटीन और 62% अकार्बनिक लवण यानी कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। हड्डियों में उपस्थित कोशिका को ऑस्टियोसाइट या मैचुरल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैचुरल बोन। तो कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि मैचुरल बोन कहाँ पाई जाती है, तो क्या बोलेंगे? हड्डी में पाई जाती है। अस्थियों में रक्त वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। रक्त वाहिकाएं नहीं होंगी तो रक्त वहां से कौन ले जाएगा? वाहिका समझते हैं ना? वाहिका मतलब सिंपल सा चीज याद रखिएगा, पाइप।
ठीक, पाइप नहीं रहेगा तो जाएगा नहीं। एक सिंपल सा मैं समझा दे रहा हूँ। अब आते हैं उपास्थि यानी कार्टिलेज, यह है मुलायम, यह संयोजी ऊतक है जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है या चबाया जा सकता है। यह दो हड्डियों के जोड़ पर स्थित रहता है। अब जहाँ जहाँ दो हड्डी होगा वहाँ एक सॉफ्ट चीज होगा, ठीक, जहाँ जहाँ दो हड्डी होगा। मैं एक फंडा समझा देता हूँ, हमेशा याद रहेगा। अगर कोई दो देश हैं, एक शत्रु देश और ये भी शत्रु देश, तो बीच में अगर कोई देश स्थित होगा तो वो जरूर शांति प्रिय देश होगा। चाइना शत्रु देश है भारत का, तो भारत चाइना में झगड़ा होता है, बीच में नेपाल है बफर स्टेट के रूप में, शांति। दोनों में दो व्यक्ति अगर झगड़ रहे हैं तो तीसरा जरूर आएगा बचाने वाला, नहीं तो फिर दोनों सर्व का सत्यानाश हो जाएगा। दो महिलाएं झगड़ रही हैं तो एक महिला छुड़ाने आती है, उसी महिला को, उसी छुड़ाने वाले को बोलते हैं उपास्थि। सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट मतलब समझ रहे हैं ना, जो आपको बचाने आएगा छुड़ाने आएगा वो सॉफ्ट होगा, मतलब झगड़ा नहीं करेगा, नहीं तो फिर तो दोनों टक्कर के खत्म हो जाएगा। तो दो हड्डी के बीच में होता है उपास्थि, दोनों को बचाता है, दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है, दोनों में मूवमेंट लाता है, बहुत तरह की बातें होती हैं, ये आप याद रखिएगा। उपास्थि में उपस्थित जीवित सेल को कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उपास्थियों में रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, कार्टिलेज में नहीं होगा। अस्थि वृद्धि के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? डी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में एक रोग होगा और एक वयस्कों में होगा। बच्चों में कौन सा रोग होगा? रिकेट्स, और वयस्कों में होगा ऑस्टियोमेलेशिया। मलेशिया नहीं बोल रहा हूँ, ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोमेलेशिया। अब विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? सूर्य का प्रकाश, है ना, सूर्य का प्रकाश। अब आते हैं, अगर ऑस्टियोमेलेशिया रोग हो गया किसी पुरुष को, मतलब ये वयस्कों में होता है, पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है, तो वो कारण क्या होता है? एक जीवाणु होता है स्टैफिलोकोकस। स्टैफिलोकोकस जीवाणु के कारण इसमें आपका ऑस्टियोमेलेशिया रोग होता है वयस्कों में, और बच्चों में होगा वो रिकेट्स रोग होगा विटामिन डी की कमी से। आते हैं बोन मैरो की बात करते हैं। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, एक्चुअली है ये क्या? मोटी और लंबी अस्थियों में एक खोखली गुहा, मतलब एक खोखला सा जगह पाया जाएगा जिसे मज्जा गुहा यानी मैरो कैविटी कहते हैं। अब इसी मैरो कैविटी में ध्यान दीजिएगा, एक विशेष तरल प्रकार का अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। एक विशेष प्रकार का अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। ये दो प्रकार का होगा, लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा मैंने बताया आपको तीनों चीज होगा, सिर और किनारे पर पाया जाएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, यहाँ पे खाली खाली जगह और वहीं पे लाल लाल अस्थि मज्जा दिखेगा। वहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होते रहता है, बनते रहता है ऐसे, ठीक है ना। चलिए, पीली अस्थि मज्जा ये रेगुलर वाला काम है, कोई एक दिन का काम नहीं कि एक बार बना दिए स्टोर है खत्म, बनते रहता है। अस्थियों के मध्य भाग में पाई जाती है, मध्य भाग, मान लीजिए अस्थि है तो बीच में पाई जाएगी, और कुछ मात्रा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है, थोड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकालना है तो यहाँ से निकलेगी लाल अस्थि मज्जा यानी बोन रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड बोन मैरो से निकलेगी। ये बातें इतनी याद रखनी है। लाल अस्थि मज्जा कहाँ होता है? हड्डियों के सिरों पे और किनारों पे, ठीक है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो यहाँ पे तो मैंने बताया 206, बालकों में 208 और वयस्कों में होगा, यानी सॉरी नवजातों में होगा 300। बाद में ये बच्चों में ऑयल मालिश की वजह से सारे हड्डी जुड़ने लगते हैं, और जिनके भी घर में बच्चे होंगे वो देखे होंगे आमतौर पे, है ना, या माताएं, याद होगा आपको भी, तो माताएं खूब तेल लगाती थी, और पहले के टाइम में सरसों का तेल खूब लगाने से क्या होता था कि हड्डी भी मजबूत होता था, ठीक है। अब एक दो चीज़ ये भी याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला टिश्यू कौन सा है, कैसे जुड़ते हैं आप? पति को पत्नी से जोड़ने वाला जो चीज़ है वो है गांठ, वही जोड़ता है। पति पत्नी जब एक जगह पे होते हैं, मतलब एक मेल है एक फीमेल है, उन दोनों को एक करने के लिए एक गांठ बनता है, इनकी साड़ी से और उनके गमछे से दोनों बनता है उसी गांठ। तो ये वही गांठ समझ लीजिए। हड्डी और मांसपेशी इन दोनों को जोड़ने वाला जो ऊतक होगा वो होगा टेंडन। कौन सा होगा? टेंडन, याद रखिएगा। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक, अब हड्डी हड्डी से जुड़ा हुआ है, हड्डी भी तो कई जगह जुड़ा है ना, जैसे हाथ की हड्डी जुड़ी हुई है ना, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी बहुत जगह जुड़ी हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर, इसे हम उरू हड्डी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछ दे, उरू हड्डी या जांघ की फीमर, ये बहुत बड़ी है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेप्स या स्टेपिस, एक ही बात है। क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है?
एक बार देख लीजिए क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्लियर तो दिखना चाहिए, बताएं एक बार क्लियर दिख रहा है कि नहीं, बताएं। सरोज आपको क्लियर नहीं दिख रहा था, जल्दी बताएं फटाफट। दिख रहा, ठीक है। अब देखिए कान किस स्टेप से स्टेपिस हो गई। कान में हड्डी कितने होते हैं टोटल? 6, 3 इधर 3 इधर। स्टेप्स मैलियस इनकस, ठीक है। स्टेप्स मैलियस और इनकस, तो एक कान में 3 हड्डी तो दोनों कान में 6 हड्डी, तो यह है कान की हड्डी, ठीक है। चलिए पटेला या जान्हविक या जानुफलक, प्रत्येक घुटने पर एक गोला आकार का होता है, ऐसा मतलब क्या बोले, कटोरी आकार का समझ लीजिए। कटोरी गोल होता है ना, उसी तरह से होता है वो कटोरी आकार का, ये जिसको बोलते हैं नी कैप। और ये याद रखना है, जानुफलक या जान्हविक या पटेला वही बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। पैरों में दोनों जगह होगा, दोनों पैरों में, ठीक है। चलिए तिलचट्टा में पैर 3 जोड़ी होता है, हमारे पैर कितने जोड़ी होते हैं? 1 जोड़ी। तिलचट्टा में 3 जोड़ी। अब यहाँ पे देखिए ये आपका बनाया गया अंतःस्रावी और अंतः कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र। अगर मैं अंतः कंकाल तंत्र की बात करूं या बाह्य कंकाल तंत्र, सॉरी अंतः कंकाल में बोल रहा हूं, उपांगीय और अक्षीय कंकाल, ठीक है, उपांगीय और अक्षीय कंकाल। अभी मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं, उसके बाद मतलब आगे इस फिगर पे हम लोग आएंगे। देखिए मानव कंकाल की जो अस्थियां हैं, मानव कंकाल की जो अस्थियां हैं वो टोटल कितने हैं? 206। अब इन 206 को 2 भाग में हम डिवाइड करते हैं, और इन 2 भाग में डिवाइड करने के बाद एक उपांगीय कंकाल, एक अक्षीय कंकाल। उपांगीय अक्षीय के बाद इनको कई भागों में डिवाइड करेंगे। अब एक बार देख लीजिए आप, देखिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार इसको देखना है, फिर आगे वहाँ पे बढ़ते हैं ताकि आपको चीज़ें दिमाग में एकदम आ जाएं, ठीक है। अब मानव कंकाल को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, अनुबंधी या उपांगीय कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो अब अनुबंधी या उपांगीय में होगा टोटल 126 हड्डी, यानी हाथ पैर वाला भाग। तो अनुबंधी कंकाल तंत्र, ये देखिए मेरे तरफ देखिएगा ध्यान से, ये सिर से लेके और ये वाला भाग यहाँ तक, नीचे तक, मूत्राशय तक, यहाँ से यहाँ तक वाला भाग जो होगा वो क्या होगा? ये अक्षीय कंकाल होगा। और ये जो होगा अनुबंधी कंकाल तंत्र, पूरा हाथ कंधा और उसके बाद फिर ये यहाँ कूल्हा से लेके नीचे वाला पार्ट किस में आएगा? अनुबंधी या उपांगीय कंकाल। देखिए बहुत तरीके से पढ़िए, याद होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको दिमाग में। अक्ष मतलब होता है एक्सिस। और एक्सिस क्या है? अक्ष क्या है? आपका बेस क्या है? बेस तो यही है ना, यही मेन चीज तो यही है, बाकी तो नहीं है। अगर दोनों हाथ ना हो तो जिंदा रह लीजिएगा, दोनों पैर भी ना हो तब भी जिंदा रह लीजिएगा, मस्तिष्क ना हो कभी जिंदा नहीं रह पाइएगा। अक्षीय कंकाल तंत्र सिर से लेकर मूत्राशय तक, सीधे वाला भाग मैंने अभी दिखाया, ये सिर से लेकर और नीचे मूत्राशय वाला भाग तक, टोटल को क्या बोलेंगे हम? अक्षीय कंकाल। यहाँ 80 हड्डी होंगे। अब आते हैं इसमें। अब ये तो देख लिया आपने 80 हड्डी। अब यहाँ इसके 80 हड्डी कैसे कैसे बटे हुए हैं, एक बार इसको दिखा देता हूँ, फिर इसको भी दिखाऊंगा कि ये जो बटे हुए हैं कैसे कैसे बटे हुए। देखिए ये पहले ये देख लेते हैं 126 वाला हड्डी। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हड्डियों की संख्या होती कहाँ है, सबसे ज़्यादा हड्डियों की संख्या, तो आप बोलिएगा हाथ पैर में सबसे ज़्यादा हड्डी वहीं होते हैं, 30-60। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में तो होते हैं 22, सिर की बात करें 29, और अगर बात करें हम मेरुदंड की बात करें तो वहाँ एक्चुअली कशेरुकाएँ होती हैं 33, लेकिन वो टोटली हड्डी के रूप में गिनी जाती हैं 26, बाद में और जुड़ जाती हैं। तो अगर देखा जाए मोटा मोटी की सबसे ज़्यादा हड्डियों की संख्या होती कहाँ है, तो क्या बोलेगा? हाथ पाँव, क्योंकि 30 हड्डी कम नहीं है। तो 30 अग्र। अब देखिए फॉर लिम्ब और हिंड लिम्ब, अग्रपाद और पश्चपाद। पाद मतलब होता है पैर, अग्र मतलब होता है ऊपर, तो पैर तो ऊपर है नहीं, एक ही 2 ही पैर है, तो ऊपर वाला ये हाथ हो गया आपका फॉर लिम्ब। तो 30 हड्डी, 15 इधर और 15 इधर, 30, मतलब एक हाथ में 15 पूरे, यहाँ से यहाँ 15, 30 हो गए दोनों हाथ मिला के। और एक पैर 15, एक पैर 15, तो क्या हो गया? पश्चपाद, यानी 30-30-60, तो 120 तो ऐसे ही हो गया ये। अब आते हैं कूल्हा यानी श्रोणी मेखला। कूल्हा ये हिप वाला पार्ट, नीचे कमर के नीचे वाला पार्ट, वो होता है श्रोणी मेखला। वहाँ पे होते हैं 2 हड्डी और दोनों साइड में होगा, क्योंकि 2 साइड है तो टोटल होंगे 4। इसके बाद वक्ष में होते हैं 2 हड्डी, तो ये हो गया टोटली कितना? 2 दूना 4, दोनों साइड वक्ष है ना, वक्ष दोनों साइड है, तो 2 दूना 4 आपका टोटल हो गया। ये 4 और 4 8, और ये 120,
128 कैसे आ गया ये? वक्ष में 2 ही होगा, सॉरी वक्ष में 2 होगा। 30 30 60 और ये 60 120 4 24 126, यहाँ पे 2 होगा। अब आते हैं इस वाले में, इस वाले में ध्यान दीजिएगा। सिर में 28 बताएंगे, सिर में 28 नहीं होता है, 29 होता है टोटली, लेकिन अभी बताएंगे, रुक जाइए, सिर में चलते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। सिर वाला भी मैं बता देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। सिर वाला भी बताऊंगा एक्चुअली, सॉरी इस वाले में एक बार आते हैं, कहाँ गया वो? हाँ देखिए, कुल्हा एक्चुअली होता है एक ही, यानी श्रोणी मेखला जो होता है एक, तो दोनों साइड एक एक होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे होंगे 2 और वक्ष 2 होगा, यानी 2 दूना 4, 2 2 होगा दोनों साइड में। अभी दिखाऊंगा आपको तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर से एक बार इसको रिपीट कर दें, इसको सुधार लेता हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। दिक्कत यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 1, ठीक है, 1 कुल्हा 1 1 होगा, यानी कुल होगा 2, ठीक। अब समझ में आया? तो 60 और 60 ये बराबर 120 लिख दिया, ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस वक्ष में 2 2 होंगे तो 4, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 126। ये हो गया क्लियर, ठीक है, टोटल होगा 126। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। तो ये हाथ वाला पैर वाला 30 दूनी 60 और 30 दूनी 60 120। उसके बाद कुल्हा यानी श्रोणी मेखला 1 1 हड्डी होगा, अभी दिखाऊंगा मैं श्रोणी मेखला का पिक, वहाँ भी समझ लीजिएगा। तो 122 और वक्ष में 2 2 दोनों साइड, तो 4 22 4 26 126। अब आते हैं इस वाले पे। यहाँ देखिए, अब ये किसका पार्ट है? ये किसको बांटा है? अक्षीय कंकाल तंत्र को। अक्षीय कंकाल तंत्र में टोटल कितने होंगे? 6 5 11, ठीक है, 80 होंगे। पहला है सिर, सिर में होंगे 29, सिर में होंगे 29। अब आपको बताते चलता हूं मैं, पीठ में कितना होगा? पीठ मतलब ये वाला पार्ट पीछे वाला दिख रहा है ना, यहां से लेके नीचे तक, ये होगा कशेरुक दंड, इसको बोलते हैं। यहाँ पे 26 हड्डी होगी, 26 हड्डी होगी, इसी को बोलते हैं मेरुदंड। क्या बोलते हैं? मेरुदंड। मेरुदंड में गर्दन में के पास यहाँ पे 7 हड्डी होगा। वक्ष, वक्ष मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग जिसको आप यहाँ पे बोलते हैं पसली बोल दीजिए आप। कटी, कटी नीचे होगा 5, साक्रम 1 और पूछ 1, ये भी दिखाएंगे, टोटल होगा 26। इसी का पार्ट है, किसका पार्ट? मेरुरज्जु का पार्ट है। मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु नहीं सॉरी, मेरुदंड, मेरुदंड यानी कशेरुक दंड में होंगे कितने? 26 हड्डी। गर्दन में 7, वक्ष वाले जगह पे इधर 12, कटी नीचे थोड़ा 5, साक्रम नीचे 1 और पूछ 1, नीचे पूछ जैसा लटका रहेगा, वो टोटल मिलाकर होंगे 26। एक्चुअली कशेरुक दंड जो होते हैं वो 33 होते हैं, ठीक। अभी फिगर पे चल रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, दोनों चीजें मैं समझा दूंगा, फिगर पे भी चल रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। वक्ष होगा 25। वक्ष में देखिए ये वाला पार्ट, आगे का पार्ट, अब ये पीछे नहीं है, आगे वाला पार्ट। तो वक्ष यहां से लेके स्टार्ट होता है यहां तक। वक्ष मतलब जो आपका फेफड़ा को जो कवर किया है नीचे, या हार्ट को जो कवर किया है ऊपर से, नीचे से नहीं ऊपर से, हड्डी, हड्डी, हड्डी ही कवर करता है, नहीं तो आपके दिल पे चोट लग जाएगा तो मर जाइएगा, आपके श्वसन मार्ग पे, फेफड़ों पे चोट लगेगा तब भी आपका हालत खराब हो जाएगा। तो वो हड्डी ही है जो मजबूती से खड़ा करके रखता है। वक्ष में 25, उरोस्थी, उरोस्थी 1 होगा और पसली होगा 24। अभी दिखाएंगे फिगर, थोड़ा सा रुक जाइए, टेंशन ना लीजिए, फिगर भी दिखाते हैं आपको। एक बार फिगर मैं आपको दिखा दूं। चलिए एक एक तरफ से देखते हैं, पहले ये वाला देख लें। अब हम आते हैं यहाँ पे। अब देखिए शारीरिक संरचना मानव कंकाल की जो अस्थियां हैं, एक बार ये बता दूं, उसके बाद फिर फिगर पे चलता हूँ। सिर में होगा, सिर में टोटल होगा 29 हड्डी। देखिए यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है 29 हड्डी। सिर में होंगे 3-4 पार्ट होंगे, सिर के 4 पार्ट होंगे, मैं भी आपको बताते चलता हूँ। कपाल जिसको बोलते हैं क्रेनियम, क्रेनियम में टोटल हड्डी होते हैं 8। फेस, ये वाला फेस, सामने वाला फेस, टोटल ये फेस ये है 14 हड्डी से बना हुआ, ठीक। कर्णास्थी, कर्णास्थी को बोलते हैं ये कान, कान 6 हड्डी होगा, 3-3 होगा दोनों तरफ। मैलियस, इनकस और स्टेपिस 2-2 होंगे दोनों जगह, 6 होंगे। हाइड, हाइड एक ऐसा जगह है, ये वाला जगह, ये वाला जगह हाइड। हाइड कभी कभी देखिएगा कि आदमी को गला से खींचिएगा या दबाइएगा, क्यों? ये वाला दबता है तो आदमी मर जाता है, मतलब ये वाला, ये हाइड ये वाला होता है, सांस के ऊपर से, मतलब ये दब गया तो मर गया आप। ये बहुत थोड़ा नाजुक होता है, ये हड्डी थोड़ा एक तरह से देखा जाए तो कस के दबा दीजिएगा रस्सी से, नहीं देखते हैं फिल्म में कि रस्सी से खींच दिया मर गया आदमी, यही हाइड को दबाते हैं। खोपड़ी में, चेहरा में एक होता है आपका मैंडिबल हड्डी,
सबसे मजबूत हड्डी अगर बोला जाए 206 हड्डियों में, क्योंकि मैं इसमें दांत की हड्डी इंक्लूड नहीं है, दांत है इसमें कहीं नहीं होगा, दांत एक्चुअली दिखाएगा ये वाला परत, ये एक्चुअली हड्डी में नहीं आता है। दांत का ये इनामिल जो होता है वो सबसे कठोर भाग होता है। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होगा वो होगा दांत का इनेमल, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 206 हड्डी में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, तो मैंडिबल। और मैंडिबल को हम क्या बोलते हैं, यही जबड़ा वाला, ये जबड़ा, ठीक। अभी दिखा देंगे आपको। हाइट हो गया, तो टोटल हड्डी कितने हुए इसमें 29। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि खोपड़ी कितने से बना है, तो खोपड़ी देखिए एक्चुअली बना है 22 से। कैसे आपको बता देते हैं। खोपड़ी जो बनता है ये वाला खोपड़ी वाला पार्ट, उसमें कान नहीं आता है, खोपड़ी में कान नहीं आता है, सिर में आएगा लेकिन खोपड़ी में कान नहीं आता है। तो कान का 6 हड्डी हटा दीजिए, 29 में 6 गया, कितना बचा 23। और एक हाइड हड्डी जो मैंने यहाँ बताया वो भी फेस में खोपड़ी में नहीं आता है। तो टोटल हड्डी कितना हो गया 22, ठीक है। अब पीठ की हड्डी, अब दूसरा पार्ट है पीठ की हड्डी। कशेरुक दंड में टोटल कितने हैं 26, गर्दन में 7, वक्ष में कितना है 12, कटी में कितना है 5, साक्रम में कितना है 1 और पुच्छ में कितना है 1। तो टोटल मिला कितने हो गए 26। अच्छा जूम कर दें, देखिए जूम। उसके बाद आते हैं वक्ष। वक्ष में 2 टाइप से हड्डियां होती हैं। एक तो होगा पसली, नहीं बोलते हैं कि पसली ये वाला है पसली, मूवी में देखिएगा मार के पसली तोड़ा जाता है, मूवी में देखिएगा, खासकर उस मूवी में देखिएगा कौन सा था, उसमें बहुत मारपीट होता है, उसमें दिखाता है कि हड्डी टूटता है। उरोस्थी यानी स्टर्नम, स्टर्नम होता है पूरा जो आपका वक्ष होगा, ये जो मतलब वक्ष का जो भाग होगा पसली, उस पसली को जोड़ के रखता है, ऐसा दिखेगा एक हड्डी लंबा सा बड़ा सा, उसको बोलते हैं स्टर्नम। अभी आपको सब दिखा देता हूं मैं, तभी आप समझिएगा। बाकी तो हो गया। उपांगीय कंकाल ये हैं 60, 60, 120। बाकी उपांगीय तो मैंने बता दिया। उपांगीय में एक बार देख लेते हैं, जूम कर देते हैं, फटाफट देख के चलते हैं हम लोग उपांगीय कंकाल को आगे। उपांगीय कंकाल में देखिए, उपांगीय कंकाल को हम 4 भाग में बांटते हैं। पहला भाग है आपका वक्ष, वक्ष यानी अंश मेखला, इसमें 2 हड्डी होता है, स्कैपुला 2 और क्लाविकल 2 यानी 4, ठीक है। दूसरा आपका कुल्हा, कुल्हा हिप, हिप को बोलते हैं, नहीं बोला हिप कुल्हा, उसी को हम आप नाम देते हैं श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला में एक एक हड्डी होते हैं जिनको बोलते हैं हम सैक्रम और कॉकिक्स। क्या बोलते हैं, सैक्रम और कॉकिक्स, एक एक हड्डी होगी यानी 2 हड्डी। उसके बाद अग्रपाद यानी फॉरलिम्स मतलब हाथ वाला पार्ट, हाथ वाले पार्ट को बोलते हैं ऊपरी बाहु, प्रबाहु, कलाई, हथेली, अंगुलियां। अब देखिए ह्यूमरस होगा 2, ह्यूमरस एक बार दिखाते चलता हूं मैं। ह्यूमरस ये वाला पार्ट होता है, ये यहां से यहां, जिसको बोलते हैं भुजा, ऊपरी बाहु 2। तो ये एक ये है, एक ये है, 2 हुआ। उसके बाद प्रबाहु, प्रबाहु यहां से लेके यहां तक, कलाई तक, यहां से यहां तक, कलाई तक। प्रबाहु में 2 होगा, रेडियस और अल्ना, एक रेडियस और एक अल्ना, रेडियस अल्ना। यहाँ पे 2 हड्डियां हैं, रेडियस अल्ना। कभी ऐसे पकड़िएगा तो थोड़ा सा लगेगा अजीब टाइप का कि यहाँ अजीब है। रेडियस और अल्ना 2 दूना कितना होगा 4, रेडियस अल्ना 2, इसमें 2, 4 हो गए। कलाई में आते हैं, कलाई में कार्पल्स, यहाँ पे ये जो भाग मुड़ जा रहा है, ये वाला भाग, ये वाला, यहीं पे कार्पल्स होंगे। टोटल हड्डी होता है 8, कार्पल्स में 8। अभी सबका नाम नहीं याद रखना है, कार्पल्स में 8 होगा नाम, इतना नहीं रटना है, जो मेन हड्डी है उसी को याद करना है। कार्पल्स में 8 हड्डी, तो 8 यहाँ कितना हुआ 16। उसके बाद हथेली, ये देखिए हथेली, हथेली दिख रहा होगा, हथेली, हथेली होगा जिसको बोलेंगे मेटाकार्पल्स। यहाँ 5 हड्डी होगा, तो एक में 5, दूसरे में 5, 10 हो गया। उसके बाद होगा उंगलियां, उंगलियां ये वाली पार्ट, उंगलियां, फैलेंजिल्स, अरे फैलेंजिज, फैलेंजिज में होगा 14 हड्डी, 14 और 14 28। देखिए यहाँ पे एक्चुअली 3 हड्डी होता है, 1 2 3, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12 और इसमें 2, 13 14, तो 14 यहाँ 28 फैलेंजिज। समझ में इतना आ गया होगा। चलिए अब आते हैं पश्चपाद, इसको भी समझ लेते हैं। जांग, जांग में होगा फीमर, जो लंबा वाला पार्ट ये बताए थे फीमर, ये होगा 2, क्योंकि एक जांग में 1 फीमर, दूसरे जांग में 2 फीमर, 2 जांग होते हैं। अब पिंडली, यहाँ पे टिबिया और फिबुला, जैसे आपको बताया था ना रेडियस और अल्ना, उसी तरह पैर में होगा नीचे वाला भाग, कौन होगा टिबिया फिबुला। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि टिबिया फिबुला, टिबिया और फिबुला कितने होंगे 2 दूना 4, नहीं सॉरी 2 होगा, मतलब टिबिया 2 होगा और फिबुला 2 होगा, 2 2। अब आते हैं घुटना, घुटना में अभी आपको बताते हैं पटेला, पटेला क्या बोलते हैं जानविक फलक या जानविक, तो जानविक, जानू फलक या जानविक बोलते हैं, जानू फलक या जानविक। अब ये पटेला है, पटेला कितना होगा 1, तो 1 दूना 2।
अब आते हैं टार्सल्स, टखना। टखना कहाँ होगा? इसी वाला पार्ट पे जो मैंने पीछे वाला, अब पैर का जो पश्चपात देखिएगा ना, पीछे वाला भाग जहाँ पे एड़ी होता है, रगड़ते हैं आप, जोड़, वहाँ पे उसी जगह पे होता है टार्सल्स। वहाँ पे 14 हड्डी होता है, 7 हड्डी होगा एक जगह, तो 7 दूना 14। मेटाटार्सल, उसके बाद जैसे हथेली था ना, उसी तरह पैर वाला भाग, मेटाटार्सल होगा 5, 5 दूना 10। फिर होगा फैलेंजिस, फैलेंजिस होगा 14, यानी पैर की उंगलियों के वाला पार्ट होगा 14 और 14 28, टोटल हड्डी हो गई 206। एक बार मैं इसी को फिर से दिखा देता हूं आपको, ये कंकाल तंत्र वाले भाग में। यहां पे देखिए, ये फिगर में दिखेगा तब ना इनको, देखिए यही है आपका ह्यूमरस, रेडियस, रेडियस अल्ना, उसके बाद कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजिज, यही है। उसी तरह पैर में आते हैं, तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हुए? 30 हुए वहां पे, 30 दूना 60 और 60 इधर 120। फीमर, ये पटेला, टिबिया और फिबुला। फिबुला छोटा पार्ट होता है सपोर्ट के लिए, और टिबिया होता है बड़ा वाला पार्ट। उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजिज, ये है आपका पैर का हड्डी। अब एक बार आपको मैं एक एक करके जूमिंग करके दिखा दूंगा, फिगर भी देखते चलिए। यहाँ तक हो चुका था, ये तो फिगर समझ में नहीं आएगा आपको। अब आइए यहाँ पे उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल को हम 4 पार्ट में बांटते हैं। अग्रपाद यानी अपर या फॉरलिम बोलते हैं इसको, 30-30 हड्डी होती है। एक बार इस फिगर को भी दिखा देता हूं आपको, अगर नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता भी दिया हूं और वैसे भी आप देख लेंगे। ह्यूमरस 1 होगा, रेडियस अल्ना 2, फिर उसके बाद यहाँ देखिए हस्त में, हाथ में कार्पल्स मैंने कितने बताए थे? कार्पल्स 8, 8 दूना 16। मेटाकार्पल्स कितने बताए? 5, 5 दूना 10। अंगुली अस्थियां यानी फैलेंजिज कितने बताए थे? 14, 14 दूना 28। तो ये है आपका सामने का दृश्य, देख लीजिए। उसके अलावा आपका होता है, एक होता है स्कैपुला। स्कैपुला 2 होंगे, ठीक है, स्कैपुला 2 होंगे। ये हंसली जैसा आकार दिखता है, हंसली जैसा आकार एक ये हड्डी होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये फीमर, ये पैर वाला हड्डी, पटेला बीच में, टिबिया बड़ा सा हड्डी, फिबुला इसको सपोर्ट के लिए होता है। टार्सल, टार्सल में कितनी हड्डियां मैंने बताई थी? 7 दूना 14, ठीक है। मेटाटार्सल में 5 दूना 10, फैलेंजिज में 14 दूनी 28। यहाँ देखिए टिबिया, फिबुला, ये देखिए फिबुला और टिबिया यहाँ दिख रहा होगा। टार्सल ये वाला पार्ट होता है, पीछे वाला, ये वाला पार्ट टार्सल, ये तल नीचे वाला जहाँ पे आप मतलब एड़ी होता है ना आपका, पीछे वाला पार्ट, टखना वाला वो। मेटाटार्सल ये वाला पार्ट होगा और फैलेंजिज ये उंगली वाला पार्ट होगा। पैर वाला पार्ट ये होता है, ठीक है। अब आइए आगे, ये तो देखिए 2 हड्डी यहाँ पे होती है, स्कैपुल, स्कैपुला या स्कैपुल बोलिए, एक ही बात है। और यहाँ पे क्या होगा? क्लेविकल। क्लेविकल ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, इस वाले जगह पे क्लेविकल, इस वाले जगह पे क्लेविकल होगा, इस टाइप से रहता है क्लेविकल। ये दिख रहा है। स्कैपुला कहाँ होगा? थोड़ा नीचे वाले पार्ट पे स्कैपुला, और क्लेविकल ऊपर वाला पार्ट ये होगा। बाकी तो आपको बता दिया, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेज, ठीक। यही है श्रोणी मेखला, देख लीजिए श्रोणी मेखला इसी को बोलते हैं। श्रोणी मेखला में कितने हड्डी होते हैं? 1, 1, 2, ठीक है, 2। एक होता है आपका त्रिकास्थी जिसको बोलते हैं साक्रम, और एक को बोलते हैं कॉकेकस यानी अनुत्रिकास्थी। ये है आपका साक्रम, ये वाला पार्ट साक्रम, और ये है अनुकास्थी यानी कॉकेकस, ठीक है। चलिए श्रोणी मेखला यही है, इसी टाइप से दिखता है, ये हिप वाला पार्ट, ठीक है, समझ में आया। अक्षीय कंकाल में आते हैं। अब कुल हड्डी कितनी है? 80 हड्डी। कुल हड्डी कितनी है? 80। संरचना के दृष्टि से अक्षीय कंकाल को हम 4 भाग में बांटते हैं। अब देखिए पहला सिर। सिर में समझ लीजिए, अभी आप जो बात कर रहे थे सिर का, वो सिर देख लीजिए कैसे होता है। सिर में टोटल हड्डी कितने होंगे? 29। सिर में टोटल हड्डी 29। लेकिन अगर खोपड़ी क्या है, सिर को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? हेड। खोपड़ी को क्या बोलते हैं? स्कल। स्कल में टोटल 22 हड्डी होंगे, क्योंकि इसमें कान की 6 हड्डी, ये वाली 3 6 हड्डी हटा दीजिए, और एक हाइड हड्डी जो होती है, हाइड हड्डी नीचे वाली, यहाँ जहाँ फांसी लगाते हैं आप, या फिर कोई दबाता है, गर्दन दबा दिया है ना, यहाँ नहीं देखते हैं लोग ऐसे दबाने की, उसी को दबा के लोग मारते हैं, नहीं बोलते गले दबा के हत्या की। गला ये थोड़े दबाता है, यहाँ थोड़े दबाता है, ये वाला चीज़ दबाता है यहाँ पे। तो हाइड ही हड्डी दबाया जाता है, तभी जल्दी मौत हो जाती है, तो ये शामिल नहीं होता है। खोपड़ी में, सिर में टोटल 29 हड्डी। एक बार समझ लीजिए, जिनका भी क्वेश्चन था
सिर में मतलब ये पूरा सिर है मेरा, यहाँ पूरा सिर हो गया, ठीक। यहाँ टोटल हड्डियों की संख्या ये पूरा मैं दिखा दे रहा हूँ, ये टोटल 29। कान की हटा दीजिए क्योंकि वो खोपड़ी में नहीं आएगा, अभी खोपड़ी का फिगर मैं ला रहा हूँ, तो 6 हटा दीजिए, 29 में 6 गया 23, और एक हाइड हड्डी ये वाला, यहाँ वाला ये भी नहीं होगा, यानी आपके बच्चे 22 हड्डी। क्लियर? अब यहाँ पे फिगर देखिए ये वाला, ठीक है, एक पर जूम कर देता हूँ। अब देखिए यही है आपका 8 जो बोन होते हैं, 8 जो बोन होते हैं उनको बोलते हैं हम पीछे वाले। मतलब मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा फेस दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये होगा फेशियल बोन, यानी 14 इसमें हड्डी होंगे। अब देखिए मैं पीछे घूम जाता हूँ, अब हड्डी के पीछे जो मेरा बाल दिख रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ तक गर्दन के पहले तक, इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, क्रेनिकल बोन, यानी क्रेनियम बोलिए चाहे क्रेनिकल बोन एक ही बात है, क्रेनियम। तो ये होते हैं टोटल कितने, 8, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक बार फिर से समझा देता हूं। 14 जो होंगे वो फेस में होंगे, क्योंकि इसी फेस में सब कुछ है। इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका फेस देखा जाता है, ज्ञान तो बाद में लोग देखता है। शादी के लिए जाएंगे तो फेस देखेगा, बाकी चीज तो बाद में है, पहले तो फेस। लड़की कैसी है, लड़की हमको गोरी सुंदर सुशील चाहिए, सब तुम्ही को चाहिए, तो फिर उसमें कोई तो गुण होना चाहिए। शादियां होती हैं किसी भी स्टेट में, आमतौर पे हम हिंदी भाषी राज्यों की बात कर लें तो वहाँ पे शादियाँ कैसी होती हैं, सबसे पहले लड़की वाले लड़कों के घर जाते हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं, 15-20 साल, हो सकता है 2-4 साल आगे पीछे हो जाए, इतने में क्या होगा कि लड़के वाले जाएंगे लड़के के घर, क्योंकि जिस तरह से दहेज का डिमांड होता है और दहेज वाली बात आती है वो बहुत खतरनाक होता है। तो सबसे पहले जाने के बाद क्या होता है, सबसे पहला काम होता है लड़की का नाम, फोटो। सबसे पहले तो फोटो मांगो, उसके बाद डिमांड और एजुकेशन बाद में, पहले फोटो देखा जाता है। तो फेस सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट में ज़्यादा हड्डी होगा, कम नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट में ज़्यादा हड्डी होगा, 14 हड्डी होगा, 8 हड्डी ऐसे याद रखिएगा पीछे, ठीक। आगे ज़्यादा होगा, पीछे कम होगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। तो फेस में आपका 14 बोन होगा और इसमें 8 होगा। अब 14 बोन कैसे कैसे, ये आपको याद करा देता हूं मैं। देखिए मैंडिबल यही जबड़े वाला बोन है जो सबसे मजबूत होता है, मैंडिबल जबड़े वाला बोन, ये ठीक, जबड़े वाला बोन मैंडिबल इसको बोलते हैं। ये कितना होगा, 1। इसको बोलते हैं मैक्सिला, ये 2 होगा। ये देखिए इधर 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 इधर, अब मैं इसमें घुस के तो दिखा नहीं सकता, लेकिन बता दे रहा हूं मैं, इस साइड है ना, मतलब ये वाला साइड, ये वाला मैक्सिला 2 होगा, एक साइड इधर एक साइड इधर। नाक के पास नीचे वाले भाग में वोमर होगा, वो होगा 1, ठीक। जाइगोमैटिक होगा 2, कुछ इस साइड की हड्डियां, कान के पास वाली मतलब नीचे वाली जाइगोमैटिक हड्डी होगी 2, एक साइड इधर एक साइड इधर, मैं दिखा भी देता हूं यहां पे। उसके बाद इंफेरियर नसल कौन चाहिए, 2 होगा। नाक के नीचे अंदर में जाइएगा तो नाक के पास ही, मतलब गाल और नाक के बीच में यहाँ 2 होगा, ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये वाला चीज, ठीक। उसके बाद होगा लैक्रिमल। लैक्रिमल ये है, आंसू कहां से निकलता है, लैक्रिमल ग्रंथि नाम सुने हैं ना, उसका भी बड़ा रोल होता है। तो लैक्रिमल यहाँ पे है, आंख के पास एकदम नजदीक होगा लैक्रिमल, ये दोनों साइड, क्योंकि 2 आंखें हैं तो दोनों साइड होंगी। उसके बाद नशल, ये होगा 2, नाक के ऊपरी वाला पार्ट यहाँ पे अंदर में हड्डी है, अंदर में हड्डी है, वहाँ होगा नशल। और एक है पैलेटाइन, ये पैलेटाइन यहाँ पे है, एक ही है, वो एक ही हड्डी लाल वाली जो दिख रही है, एक ही हड्डी एक में मिला हुआ है। अब आते हैं इस वाले पे, इसकी बात करें। यहाँ पे आपको मेनली आपको मैंडिबल बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैंडिबल जबड़े की हड्डी होती है जो सबसे मजबूत हड्डी होती है। बाकी आप एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। मैक्सिला 2 होगा, साइड में आपका दांत के जस्ट ऊपर वाला पार्ट और मतलब गाल वाला पार्ट समझ लीजिए। वोमर 1 होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला। उसके बाद जाइगोमैटिक आपके 2 होंगे, एक साइड एक साइड, मतलब कान के थोड़ा नीचे वाला पार्ट है ना। उसके बाद आपका इंफेरियर नसल कौन सा, ये 2 होगा, एक इधर नाक के नीचे वाला पार्ट इधर, और
पैलेटाइन दो होगा, एक ये वाला होगा लाल वाला पार्ट और एक ये इधर वाला पार्ट है ना पैलेटाइन। और नसल आपके दो होंगे ऊपर नाक वाले के पार्ट, सबसे ऊपरी नाक ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये वाला, वहाँ साइड में ऐसे दो होंगे। लैक्रिमल भी दो होंगे दोनों आँख के नीचे वाले पार्ट पे लैक्रिमल। तो ये टोटल हड्डी होंगे 14, याद रखना है ठीक। और याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ, अगर ये सिर की बात आए तो टोटल 29 याद रखिएगा, खोपड़ी की बात है तो 22 में बांटा गया दो पार्ट, एक पार्ट को बोलते हैं फेशियल बोन और दूसरे को क्रेनिकल बोन्स। तो क्रेनिकल पीछे वाला पार्ट होगा, पीछे ऐसे भी कम होता है, आगे ज्यादा होगा। अब आते हैं इसमें, देखिए इसमें 8 हड्डी कहां कहां है। 8 हड्डी देखिए, सबसे पहले तो ये ऑक्टल, ये होगा 1, उसके बाद टेम्पोरल ये होगा 2, ठीक है 2 होगा टेम्पोरल। उसके बाद ये तो जूम इन करने पे दिख भी नहीं रहा है, आप लोग को भले दिखे। उसके बाद पैरिटल 2 होगा, ये ऊपर वाला साइड में जो ब्लू कलर का दिख रहा होगा ये 2 होगा। और फ्रंटल 1 होगा, ये वाला आगे वाला सिर जो फ्रंटल ये वाला भाग है, माथा वाला भाग, ये मतलब ये नहीं ये वाला भाग फ्रंटल नहीं बोलता, फ्रंटल है। स्फेनॉइड ये होगा यहाँ आगे वाला भाग, और इरिथ्रोनॉइड ये होगा जस्ट आँख की थोड़ा ऊपर वाला भाग, मतलब आँख नहीं मतलब फेस के ऊपर वाला भाग थोड़ा ऊपर। तो ये होगा टोटल 8 बोन। नाम याद नहीं रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन 8 बोन ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। 14 बोन में एक बोन आपको जरूर याद रखना चाहिए, वो क्या है मैंडिबल। अब आते हैं मेरुदंड। मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी, ध्यान दीजिएगा, मेरुरज्जु मेरुदंड ये दो बातें एक ही जैसी लगती है। मेरुदंड, दंड का मतलब होता है एक तरह से एकदम लंबा चीज खड़ा हुआ। रीढ़ की हड्डी बोलेंगे तो समझ जाइएगा कि पीछे वाला है। बैकबोन, ये 33 कसरुकाएं होती है, यानी कुल 26 हड्डी मिला देंगे। अब 26 हड्डी कैसे मिलेंगे? ग्रीवा मतलब गर्दन, ग्रीवा मतलब गर्दन में होगा। फिर वक्ष, वक्ष मतलब इस साइड, वक्ष वाला पार्ट इस साइड भी तो है अटैच, तो इस साइड वक्ष। उसके बाद कटी, कटी पीछे आएगा, त्रिकास्थी नीचे आएगा, और अनुत्रिकास्थी ये 4। तो देखिए कैसे होगा, 7 और 12 कितना होगा 19, 5 24, 1 25 और 1 26, क्योंकि ये 5 और 4 जो है आगे जाके जुड़ जाते हैं और फिर ये टोटल हड्डी बनाते हैं कितने। अगर कशेरुकाएं पूछेगा, मेरुदंड में कशेरुकाएं तो 33, लेकिन हड्डी पूछेगा तो बोलिएगा 26। अब मैं दिखाता हूं यहाँ पे एक फिगर के थ्रू। देखिए होता क्या है, यही है आपका, ये देखिए ये जो आपका धागा दिख रहा है व्हाइट वाला, इसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड। क्या बोलेंगे? स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु है ये। जो अंदर में एकदम रस्सी जैसा कोई धागा है, एकदम ऐसा धागा जैसा दिखेगा, एकदम लंबा सा, सांप जैसा इसको समझ लीजिए, बस सांप समझिए। ये देखिए सांप जैसा, यहाँ से यहाँ ये बीच वाला सांप जैसा जो दिख रहा है, इस सांप वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड, अंदर में होगा। ठीक, अब आते हैं यहाँ हड्डी कैसे कैसे होगा। तो देखिए इसको C1, T1, L1 और S से दर्शाया जाता है। जैसे अगर हम बोलेंगे सर्विकल यानी ग्रीवा की हड्डी, तो ग्रीवा की हड्डी होगी 7, टोटल कितनी होगी 7। इसको C1 से C7 तक दर्शाया जाता है। इतना आपको डिटेल में नहीं याद करना है, बस केवल ये रखना है गर्दन में कितनी हड्डी। मैं यहाँ पे केवल दिखा देता हूँ, गर्दन यहाँ से यहाँ 7। उसके बाद 12 हड्डियाँ होती हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? थोरेसिक, थोरेसिक नीचे वाला पार्ट, थोरेसिक, ठीक है, यानी वक्ष वाला पार्ट। 12 हड्डी कहाँ होंगे? वक्ष। देखिए इस बॉडी में ध्यान दीजिए, इसका वक्ष यही है ना, वक्ष यही होता है आमतौर पे, है ना। छाती वाला पार्ट यहाँ होता है, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे कितनी हड्डियाँ होंगी? 12, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं थोरेसिक। उसके बाद लंबर, लंबर थोड़ा समझ लीजिए पेट के ऊपरी वाला पार्ट, ठीक है, पेट के ऊपरी वाला या पेट वाला पार्ट समझिए। पेट वाला पार्ट में आता है 5 हड्डी। उसके बाद आता है सैक्रल। सैक्रल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सैक्रल में 1 और कोकेक्स में होता है 1। तो टोटल कितनी हड्डियां हुई एक बार यहां दिखा देता हूं। सैक्रल और कोकेक्स एक एक हड्डी होता है, सैक्रम और कोकेक्स एक एक हड्डी होगा, यानी टोटल होगा। एक बार फिर से, ग्रीवा में कितनी होगी? 7। ये आपको याद करना है, ग्रीवा कितना? 7, वक्ष कितना? 12, ग्रीवा 7, वक्ष 12, कटी यानी लंबर 5, त्रिकास्थी यानी सैक्रम 1, उसके बाद कोकेक्स यानी अनुत्रिकास्थी 1। तो टोटल हुए 26। ये हो गया आपका कौन सा? मेरुदंड।
रज्जू नहीं, रज्जू में तो फिर ये लंबी वाली रस्सी है। अब आते हैं पसलियों की बात करते हैं। टोटल कितनी हड्डी पसली में? 24। पसली मतलब कौन सा? सामने वाला पार्ट। ये तो मैं पीछे वाला पार्ट बता रहा था, अब आता है सामने वाला पार्ट। पसलियों के बीच ही हमारा फेफड़ा अंदर होगा और उसी फेफड़ा, दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा एक प्यारा सा गोला सा मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी के आकार का हार्ट होता है। उसी हार्ट में सब कुछ होता है। यहाँ पे टोटल 12 हड्डी है इस साइड और 12 हड्डी है इस साइड, तो 12 दूना 24। इन बारहों के नाम आपको याद नहीं करने हैं, बस ये याद रखना है कि इन बारहों को एक मजबूती प्रदान करता है, एक तरह से जोड़ के रखता है, उसको बोलते हैं हम स्टर्नम। स्टर्नम एकमात्र हड्डी होती है, ये वाली यहाँ लंबी, स्टर्नम इसी को बोलते हैं। ठीक, यहाँ बस यही याद रखना है कि 12 इस साइड से ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा हुआ, तो ये गोल छड़ जैसा घुमा हुआ है, ये छड़ जैसा घुमा है, दोनों को जोड़ने का काम कौन किया? स्टर्नम। स्टर्नम बहुत इंपॉर्टेंट हड्डी है। तो ये हो गया टोटल 12 इस साइड और 12 इस साइड। अगर मैं बात करूँ इस साइड 12, इस साइड 12, 24, बीच में जोड़ा, कौन सा जोड़ दिया? स्टर्नम। बीच में जोड़ के रखा है, नहीं तो ये टूट जाएगा। ठीक है, मजबूती प्रदान ये करता है इसको, स्टर्नम। ये देखिए स्टर्नम है, यही है, एक हड्डी यही है। उरोस्थी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन या उरोस्थी, या इसको बोलते हैं स्टर्नम। एक हड्डी, अभी मैंने जो बताया वही चीज़ यहाँ है, ये है स्टर्नम। ठीक है, जोड़ने का काम करेगा बस। ये नहीं रहेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, जुड़ेगा नहीं फिर आपस में चीज़। अब आते हैं संधियां या जोड़। संधियां या जोड़, अब देखिए हर जगह हड्डी है, हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करेगा? तो कोई ना कोई जोड़ करेगा, या ज्वाइंट करेगा, क्योंकि बिना जोड़ के हड्डी नहीं रह सकती है। ठीक, अब जैसे एक रूम से दूसरे रूम को जोड़ना है तो क्या करते हैं? बीच में सीमेंट देके वाल खड़ा करते हैं, जोड़ देते हैं। उसी तरह ये जोड़ेगा। अब देखिए एक एक करके आपको याद रखना है। कंदुक खलिका संधि, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट यानी कंदुक खलिका संधि। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कंदुक खलिका संधि। यह ह्यूमरस, ह्यूमरस कहाँ है आपका? अब बताइए ह्यूमरस कहाँ है? बताएं ह्यूमरस कहाँ होता है? ये तो दिख जाएगा, आप लोग बताएं ह्यूमरस कहाँ होता है? नाक में होता है, कान में होता है, फेस में होता है, या यहाँ होता है? ह्यूमरस कहाँ होता है? बताएं, अभी तो बताया मैंने। ह्यूमरस कहाँ होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। आज जवाब नहीं मिला तो कहानी नहीं सुनाएंगे, जवाब मिला तो कहानी सुना देंगे। ह्यूमरस कहाँ होता है? वाह, वेरी गुड जवाब। पहला जवाब आया प्रियंका, हाथ में। वाह, वेरी गुड। ह्यूमरस नहीं बताया मैंने, ये तो ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस है, और यहाँ रेडियस और अल्ना। चलिए, तो कंदुक खलिका जो संधि है, ह्यूमरस और अंश मेखला यानी स्कैपुला। स्कैपुला मैंने कहाँ बताया? देख लीजिए, यहाँ पे फिगर में दिखा देता हूँ। ये है स्कैपुला, यहाँ जो जुड़ता है ना, ये जो ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, यहाँ घुमाते हैं चारों तरफ, तो ये स्कैपुला इसी को जोड़ता है आपका स्कंध, यानी कंधे में, यहाँ कंधे में स्कैपुला। तो हाथ और कंधे को कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है कंदुक खलिका संधि। पहला संधि समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए, कौन सा संधि मैंने बोला? कंदुक खलिका संधि। इसी के आधार पे खली और बली होता था। खली समझते हैं ना, पहलवान। खली जब भी पहलवान आता था तो ऐसे तो नहीं आता था, बोलता था हाँ बोलो, ये उसी के आधार पे। तो खलिक से खली याद रखिएगा। खली कैसे करता है? ऐसे मतलब ये वाला पार्ट, ये हिला ही नहीं पाएगा। और एक व्यक्ति जब लड़ने आता है तो ये वाला दिखाता है, ये बाँ, ठीक है ना, ये वाला। तो याद रखिएगा, कंदुक खलिक। याद करने का मैं तरीका, ट्रिक बता रहा हूँ, या फिर जो भी ट्रैक है आपको ये याद रखना चाहिए। दूसरा आता है कब्जा या हिंज संधि। कब्जा या हिंज संधि, देखिए एक ही दिशा में गति होने देता है। ये एक ही दिशा में गति होने देता है। यह केहुनी और घुटने के बीच में होती है। केहुनी कहाँ है आपका? ये वाला, ठीक है। तो केहुनी, और घुटना आपका कहाँ है? नीचे है। तो केहुनी में एक ही दिशा में गति होगा, देखिए ऐसे। तो ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, केहुनी घूम जाएगा क्या? लेकिन कंधा क्या होगा? चारों तरफ घुमा दीजिएगा आप, इधर इधर बाएं दाएं ऐसे ऐसे घुमा देते हैं। बॉल फेंकता है जो बॉलर, ऐसे घुमाता है ना, तो वो कंदुक खलिका संधि की वजह से घुमा पाता है, नहीं तो नहीं घूमता। शुक्र मनाए आज क्रिकेटर की कंदुक खलिका संधि जैसी चीज लगी हुई है। नहीं लगी होती है तो क्रिकेट का नाम ही मतलब दूसरे, तो फिर ऐसे फेंकते हैं हम, है ना, मज़ा नहीं आता गेम में। फिर रावलपिंडी एक्सप्रेस जो है, सोहेब अख्तर, वो गड़बड़ हो जाता।
कभी कभी देखिएगा कि बॉलर का हाथ का ये वाला पार्ट उतर जाता है, वही जोड़ उतरता है, ये हड्डी अलग नहीं हो जाता है, वो जोड़ जो ज्वाइंट जो है वो अलग हो जाता है। कभी देखिएगा आप कि जब घर बनाते हैं आप, तो छत के ऊपर फिर से अगला फ्लोर जब बनाते हैं तो कभी कभी ज्वाइंट सरक जाता है और उसमें दरारें पैदा होती हैं। वही चीज़ है कि ज़्यादा दिक्कत हुआ, ज़्यादा खिंचाव होगा तो ये वाला कंदुक खलिका इधर उधर हो जाता है, बाकी फिर वो जाइएगा तो वो फिर पुट करके बैठा देता है, वो ठीक हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होता है। कब्जा संधि, हड्डियाँ इतनी कमज़ोर नहीं होती कि आप ऐसे कीजिएगा तो टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डंडे के मार से भी जल्दी हड्डियाँ नहीं मार के नहीं देखने लगना है, मतलब एक बात बता रहा हूँ मैं। कब्जा संधि ये केहनी और घुटनों में होगी, तो ध्यान दीजिएगा एक कोहनी को कैसे जोड़ेगा, ये केहनी को ये जोड़ेगा, तो कौन सा संधि? कब्जा संधि। ये कुछ इस प्रकार से देखिए जोड़ देता है, एक उधर से हाथ आया एक इधर आया, जोड़ दिया, मूवमेंट करने के लिए जोड़ दिया, केहनी और घुटनों के बीच कब्जा संधि। तो कब्जा कैसे करते हैं? ऐसे, ये मेरा है कह दिए ऐसे, तो ये ऐसे कैसे हो रहा है? ये वाले पे हाथ किसी को दिखाना है ऐसे, तो ये वाला अगर होगा ही नहीं तो आपका ऐसे उठेगा, मतलब आउट कह रहे हैं ऐसे। लेकिन ये कब्जा, इसी के आधार पे कब्जा करते हैं, मतलब यही ताकत है आपका मेन कब्जा करने वाला, तो ये वाला याद रखिएगा कब्जा संधि से। ओके, चलिए अब आते हैं धुराग्र संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है धुराग्र संधि, इसे घूर्णी संधि बोलते हैं, रोटेटरी ज्वाइंट। देखिए गर्दन और सिर को जोड़ने वाली, गर्दन, कई लोग को तो मैंने देखा है कि गर्दन इधर का उधर घुमा देता है, पता नहीं कैसे घुमा देता है। सर्कस वाले को देखिएगा, सर्कस वाले को तो छोड़ दीजिए, जादू करते हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि गर्दन इधर का इधर एकदम ऐसे, मतलब धड़ अल आगे है और ये पीछे है, ऐसा कई लोगों को मैंने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे। ये सच है, झूठ नहीं है, ये सच है। मतलब घूर्णी संधि, रोटेटरी, इधर घुमा दिया ऐसे। कभी कभी देखिएगा मूवी में इसको पकड़ के ना तोड़ देता है तो पीछे घूम जाता है ना। इसे घूर्णी संधि या रोटेटरी ज्वाइंट कहते हैं, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली। सिर और गर्दन ये दोनों को जोड़ा कौन है? यही ऐसे ऐसे देखते हैं ना आप, ऐसे बोलते हैं इतना घुमो और घुमो और घुमो, तो ये घुमाता है कौन सा? घूर्णी संधि। ठीक है, कहाँ पहुंच गए हम? धुरी, धुराग्र, इसे घूर्णी संधि या धुराग्र भी कहते हैं, है ना, या खूंटी संधि कह दीजिए। ये ऐसे कुछ गोल गोल घूमता है, देखिए, है ना। कब्जा या हिंज, गर्दन और सिर को ये जोड़ती है। चलिए आगे आते हैं, इसमें था कुछ विसर्पी, विसर्पी या फिसलन संधि। ध्यान दीजिए, विसर्पी या फिसलन संधि क्या होता है? इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। विसर्पी संधि में अस्थियों की सतह समतल होती है, जिससे दोनों अस्थियां एक दूसरे के ऊपर फिसल पाती हैं। अब देखिए अस्थि कभी कभी एक दूसरे के ऊपर फिसलता है, ठीक है। रेडियस, अल्ना तथा कलाई की कार्पल्स हड्डियों की संधि। रेडियस और अल्ना, यहाँ पे देखिए मैंने बोला था ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे कभी कीजिए ना, फिसला, आपको लगेगा कि फिसल रहा है और आवाज़ थोड़ा सा आएगा हल्का, ऐसे पकड़ के दबा के और ऐसे करके देख लीजिए, प्रैक्टिकली ये हो जाता है। रेडियस, अल्ना और कलाई की कार्पल्स हड्डियों की संधियां किससे होती हैं? विसर्पी या फिसलन। विसर्प, सांप याद रखिए, सांप हमेशा फिसलता है, फर्श पे नहीं चल पाएगा, फिसलेगा, तो बस फिसलन संधि है, रेडियस और अल्ना और कलाई की कार्पल संधियों के बीच होगी। अब आते हैं अचल संधि। अचल संधि देख लीजिए, अचल संधि यानी इमूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल मतलब अचल, मतलब मत चल, और मतलब मत या नहीं, चल मतलब चल, मतलब मत चल। मोबाइल का अर्थ क्या होता है? चंचल। आपके दिमाग को भी चंचल करके रखता है, वो भी चंचल है मोबाइल। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? अचल यानी इमूवेबल ज्वाइंट। ऊपरी जबड़े और कपाल के बीच, ये जबड़ा का नीचे वाला भाग है, ऊपर वाला भाग ये वाला हुआ, ऊपर वाला भाग ये जबड़ा, जबड़ा यहाँ देख रहे हैं ना जबड़ा, तो जबड़ा का ये नीचे भाग हुआ, ये ऊपरी भाग। ऊपरी जबड़ा और कपाल के बीच, सिर के अस्थियों के बीच भी यह संधि होती है। इसको आप हिला ही नहीं सकते हैं, इसको नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसे नहीं हिला सकते हैं ऊपर और नीचे वाले को, ये तो एक जगह स्थिर है। उसी तरह सिर के बीच में, सिर में जो हड्डियां होती हैं, सिर में कितनी हड्डी? 29 टोटल सिर में, सिर की बात करूं तो 29, तो वो अंदर की हड्डियां कहाँ हिलेंगी? एक जगह रहती हैं, नहीं हिलाना है। अचल संधि से जुड़ी हड्डियां गतिशील नहीं होती है कभी कभी। अच्छा एक बात बताइए, ब्रेन पे कभी चोट लग जाती है, ब्रेन की बात मैं करूं, यहाँ पे ब्रेन पे जब चोट लगती है तो यहाँ पे जुड़ा रहता है आपका पीछे में क्या नाम है उसका? मेरुदंड। और यहाँ ब्रेन में, अभी हम मैं आगे उसमें चर्चा करेंगे, तो ब्रेन में एक जगह होता है ना, और उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया,
उस पर चोट लगने से ना वो बचाता है, ठीक है ना। वो हड्डी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा दिमाग में, मैं बता दूंगा, ध्यान में आएगा तो देखिए ये क्या करेगा, अचल संधि से जुड़ी हड्डियां गतिशील नहीं होती है। अचल संधि से जो हड्डियां जुड़ी होंगी वो गतिशील नहीं होंगी, मतलब इमोवेबल नहीं होंगी। काठी संधि, सैडल जॉइंट, काठी। अब हाथ में अंगूठे की कार्पल्स और मेटाकार्पल्स अस्थियों की संधि। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स कहाँ होते हैं देख लीजिए। देखिए ये है आपका, ये जुड़ा है ना, ये जुड़ा है ना। तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स की जो हड्डियां होती हैं, काठी संधि के कारण अंगूठा चारों तरफ घूम जाता है। ये देखिए ऐसे नहीं दिखाते हैं ठेंगा, ऐसे चारों तरफ घुमा के। काठी संधि ये इस जगह लगे हुए हैं, इस जगह लगे हुए हैं, इस जगह लगे हुए हैं, ये घूम जाते हैं। तो घूमता है ये इसी वजह से, ठीक। तो ये काठी संधि इसी को बोलते हैं, ठीक। नहीं याद हो रहा है, इसको एग्जाम्पल देता हूँ। काठी का मतलब होता है लकड़ी। मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाया था नेपोलियन बोनापार्ट का। तो एक जो महिला थी, बूढ़ी औरत, वो जंगल में काठी चुन रही थी। काठी मतलब होता है लकड़ी, मैंने उस दिन बताया था कहानी में। तो काठी मतलब लकड़ी। लकड़ी कैसे चुनिएगा, इससे तो नहीं चुनिएगा, इसी से चुनिएगा। तो ये जो मूवेबल हो रहा है ये वाला चीज़, ऐसे ऐसे है, ये वाला अंगूठा या फिर ये सब, तो ये कैसे हो रहा है, काठी संधि की वजह से। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये था आपका टोटली क्या था, कंकाल तंत्र हो गए खत्म, ठीक है। अब आगे का टॉपिक कौन सा लूँ, ले लूँ आगे अगला टॉपिक। चलिए आगे एक टॉपिक लेता हूँ। आगे आ गया नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र। रेडी है पढ़ने के लिए सभी, तंत्रिका तंत्र। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे तंत्रिका तंत्र पे। चलिए रेडी हैं आप सभी पढ़ने के लिए। स्टार्ट करूं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका। अच्छा कहानी सुनना है, सुना देता हूं कहानी, टेंशन मत लीजिए। पहले कहानी सुन लीजिए, उसके बाद। हैप्पी होली, वाह गुड। दिलीप कच्छप, आप सभी को तो पहले भी बोला है हैप्पी होली सर। अच्छा हैप्पी होली सर जी, ठीक है। आपको भी हैप्पी होली। अब तो बीत गया हैप्पी होली, है ना। होली इसका मतलब आप रमे हैं दिलीप। वो होली अच्छे से खेल के आए, इसलिए उनको याद आया कि हैप्पी होली बोल देता हूँ सर को, है ना। खैर चलिए कहानी सुना देता हूँ फटाफट, उसके बाद क्लास पे चलेंगे, है ना। और आज आपकी एक नई क्लास भी स्टार्ट है ऐश्वर्य सर की, है ना। कंकाल तंत्र के डिजीज। अच्छा ठीक है, मैं ये डिजीज बता दूंगा। कुछ डिजीज हैं, वो मैं रोग वाला जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें भी ले लूँगा आपका कंकाल तंत्र का डिजीज। कुछ भी थोड़ा बहुत आएगा उसमें ले लूँगा, ठीक है। बता दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। कहानी पे आते हैं, अब कहानी सुना देते हैं। एक बार की बात है, देखिए एक चीज़ जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए कि आप अगर किसी भी तरह का, कोई नहीं ऑनलाइन हुए, अब सुनिए कहानी सुनिए और कुछ बताता हूँ आपको, वो सुन लीजिए, ठीक है ना। जीवन में हमेशा एक बात याद रखिएगा, आजीवन याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आज आपका जॉब नहीं है, आज आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, आप इस स्टेज में हैं, आप जहाँ भी जाएंगे आने वाले मतलब टाइम में, तो एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। अगर आप भलाई का बॉल समाज के ऊपर फेंकिएगा, समाज आपके साथ कुछ भी करता है, डजंट मैटर, क्योंकि समाज आपको हो सकता है जिस रूप में देखना चाहती है उस रूप में आप नहीं हैं, या समाज में कुछ लोग बुरे होते हैं, वो जानबूझ के बुराई करते हैं। 2-3 तरह के समाज में लोग होते हैं। देखिए इंसान का 3 श्रेणी में बता देता हूँ। एक होता है खुद परेशान रहने वाला। एग्जाम्पल के रूप में मुझे ले लीजिए, मैं खुद परेशान बहुत रहता हूँ चीज़ों को लेके। बहुत सारे कारण हैं परेशान होने के। सबसे ज़्यादा कारण है कि जब आपके बीच आना होता है या उसके पहले कभी भी किसी को कुछ देना होता है अपने थ्रू, यानी किसी का एक ट्रस्ट होता है कि एक टीचर के रूप में या फिर जो भी है, गाइडर, हेल्पर जो भी हैं, तो जब मैं किसी को कुछ देने जाता हूँ तो मुझे बहुत टेंशन होता है कि इसको मैं इतना बेस्ट दूँ ताकि ये कल के डेट में मतलब इसको खुशी लगे। मेरा नाम ना लेना वो अलग बात है, मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आपको ये संतुष्टि हो, खुशी हो, और सबसे बड़ा चीज़ कि मुझे संतुष्टि हो जाए कि मैंने अच्छा चीज़ दे के आया। तो पहला होता है इंसान का रूप खुद परेशान रहने वाला। दूसरा होता है
खुद परेशान रहना और दूसरों को परेशान करना। जैसे समाज में कुछ लोग खुद भी परेशान हैं और दूसरों को परेशान किए फिरे हैं, मतलब ना हम चैन से जिएंगे ना चैन से जीने देंगे। समाज में ऐसे लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है, मेरे जैसे लोगों की संख्या कुछ कम है। खुद परेशान रहने वाले कम लोग होते हैं, मतलब अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो कम परसेंटेज उनके होंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि केवल मैं ही हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे। तीसरा श्रेणी आता है कि परेशान हो नहीं होगा, दूसरे को केवल करेगा परेशान। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है कि केवल दूसरे को परेशान करो, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, एक बच्चा खुद परेशान रहेगा और मम्मी को परेशान करेगा, वो दूसरा श्रेणी हुआ। पहले श्रेणी में मैंने क्या किया कि खुद परेशान रहे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ले लीजिए, ऐसे में आप भी बहुत सारे होंगे। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या दिया, बच्चा जो खुद परेशान है और मम्मी को परेशान किया हुआ है। तीसरा जो सबको परेशान करेगा, अपने परेशान नहीं रहेगा। तो समाज में 3 श्रेणियां हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इन तीनों से कभी भी कोई पाला पड़े, आपका पड़ता होगा नित्य प्रतिदिन, आप भी तैयारी करने आते होंगे तो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं कि तुम्हारा यूपीपीएससी और यूपीएससी में होगा, यूपीएससी का पता भी है, नाम पता। अरे आपने ऐसा क्यों सोच दिया? उस व्यक्ति का मानसिकता या सोच इतना ही है कि आपको उसी रूप में जज करना चाहता है। करने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, करने दीजिए, क्या दिक्कत है। आप अपना कर्म करते रहिए, एक दिन आपको जवाब उसका खुद ब खुद मिल जाएगा। जिस दिन आप पद पे आएंगे उस दिन वो आदमी खुद आपको आके बोलेगा कि मेरे से गलती हो गई थी। अब मैं मेन बात पे आऊँगा, तुरंत आता हूँ, जो बातें आपको जीवन भर याद रखनी है। लेकिन ये पृष्ठभूमि है, थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो दुनिया का सेकंड टफेस्ट काम कर रहे होते हैं, ठीक, दुनिया का सेकंड टफेस्ट काम कर रहे होते हैं आप, क्योंकि पढ़ाई करना कोई आम बात नहीं है। एक डेली का वर्क जो करता है वो उससे बहुत हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपका मानसिक संतुलन बहुत बना के रखना पड़ता है। हेडक होता है कई बार आपका बॉडी पेन करता है, लेकिन कोई नहीं सुनेगा आपका बात, क्योंकि आप किसी को कुछ दे नहीं रहे हैं, आप तो केवल ले रहे हैं, आप तो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। हमें तो दूसरा कोई परेशान कर रहा है। क्यों? अभी आपको इस विषय में बात करूं तो फिर वो क्लास नहीं होगी, लेकिन मैं जल्दी इसको ख़त्म करता हूं और क्लास पे चलता हूं। मैं इसका भी सॉल्यूशन बताता हूं। प्रिंस कुमार, आपका भी सॉल्यूशन मैं लेता हूं और बताता हूं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट मतलब अभिषेक आपने पूछा फर्स्ट क्या है, ठीक है। तो ठीक है, अब समझाता हूँ मैं, 5 मिनट के अंदर ख़त्म करता हूँ, फिर कहानी पे चलते हैं। कहानी कह के तुरंत हटाता हूँ। आज की बातें मुझे अचानक से ये मन में आ गई, इतने दिन में क्लास ली, लेकिन अचानक ये बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आज की बातें बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और आज का एक कहानी इसी पर आधारित मैं सुना दूँगा, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ, है ना। अब देखिए, समझिए, जीवन जीना है आपको। आज के डेट में जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो समाज को या घर वालों को कुछ दे तो नहीं रहे हैं, केवल ले रहे हैं, ठीक। तो इस दुनिया का नियम है कि किसी चीज़ को लीजिएगा तो फिर देना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये दुनिया का शाश्वत नियम है, समझ लीजिए इसको। यदि आप किसी से केवल ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, कल के डेट में आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, केवल सैलरी उठाएंगे, देंगे नहीं कुछ, तो गवर्नमेंट जॉब में आपको निकाल के बाहर भगा दिया जाएगा। यही चीज़ समान रूप से इम्प्लीमेंट होता है समाज पर। सोसाइटी को, आज के टाइम में सोसाइटी आपसे एक बहुत बड़ा उम्मीद रखती है कि ये बचवा को तो हम खिलाए थे बचपन में, चलिए कोई नहीं भी खिलाया था तो आप उसके सामने समक्ष हैं, वो चाहता है कि कुछ ऐसा काम करता ना ये कि हम लोग का भला हो जाता। आप कुछ कर नहीं रहे, केवल आप दिन रात पढ़ने में लगे हैं, वो तो बुराई करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी मानसिकता आपसे बहुत लोअर है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सारा ध्यान आपको केंद्रित यहाँ पे करना होता है। ऐसे में आप कैसे बचें इन सब चीज़ों से, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, एक कहानी के माध्यम से करता हूँ। एक बार की बात है, एक बच्चा था, बचपन में स्कूल गया। स्कूल टाइम में वो पढ़ने में उसको बिल्कुल मन नहीं लगता था, उसको स्कूल में मन नहीं लगता था और वो स्कूल से लगभग भाग जाता था। उसके घर वाले परेशान हो गए, टीचर्स परेशान हो गए। टीचर यहाँ तक कि घर वालों को कंप्लेन की कि ये बच्चा भाग जाता है, भाई इसको संभालिए। कई बार उसकी पिटाई हुई, धुलाई हुई, बच्चा सुनता नहीं था। आने वाले टाइम में वही बच्चा धीरे धीरे पढ़ने में उसका रुझान हुआ। जब वो आने वाले क्लासेस में गया, लगभग 8-9 में फेल हो गया।
फेल वैसे नहीं हुआ, एक सब्जेक्ट में उसका बहुत कम मार्क्स आया, बाकी में ठीक ठाक आया, बाकी में अच्छे मार्क्स थे उसके। तो टीचर सोचे कि चलो भाई ये बच्चा अब तो ध्यान देता है, अब इसको पास कर दिया जाए। तो चूँकि बात बहुत पहले की है, ठीक है, 1990-2000 वाले के बीच में मान लीजिए, उस समय की बात है, तो टीचर लोग भी पास कर दिए। चलिए अब आते हैं हम तंत्रिका तंत्र पे। अब तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम समझिए। नर्वस सिस्टम एक्चुअली है क्या? नहीं बोलते हैं कि नर्वस हो गए हैं हम। क्यों नर्वस हो गया? क्योंकि आपका दिमाग कहीं ना कहीं किसी गलत चीज़ को लेके बैठ गया है और आपका दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा है, या आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप, तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हमारे मानव शरीर को एक तरह से क्या करता है, कंट्रोल करता है। दो चीज़ कंट्रोल करती है हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी को, एक तो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसे बोलते हैं? जो हमारे शरीर के अंदर निकलते रहती हैं, उसमें हार्मोन एंजाइम्स वगैरह आते हैं। अब हार्मोन निकला, आपको प्रेम का हार्मोन निकल गया तो आपके अंदर प्रेम ही प्रेम हो जाएगा, है ना। आपके अंदर क्रोध का हार्मोन निकल गया, क्रोधे क्रोध हो जाए। मतलब कहने का मतलब हार्मोन और एंजाइम, एंजाइम क्या करते हैं, पाचक, बहुत सारे उसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। खैर, अंतःस्रावी ग्रंथियों के तहत हम बाद में पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। पहले हम पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र। देखिए, तंत्रिका तंत्र आपके पूरे ह्यूमन बॉडी को संचालित करता है, आप पे कंट्रोल करता है, आपको सिखाता है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ना लिखना दौड़ना खेलना हंसना रोना गाना, सारा आपका तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलकर कराती है। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकले हार्मोन्स ये और तंत्रिका तंत्र दोनों मिलकर हमारे बॉडी का नियंत्रण और संचालन करते रहते हैं। तंत्रिका तंत्र सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को नियंत्रित करता है। आपके मन में अभी आया कि ये काम मुझे करना चाहिए, कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोलॉजी कहते हैं। कभी कभी देखिएगा किसी आदमी को बहुत हेडेक होता है, बहुत टेंशन होता है, तो क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। कभी कभी कोई आदमी पागल जैसा बिहेव करता है तो उसको कहाँ दिखाते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पूरी ह्यूमन बॉडी में। सबसे इंपॉर्टेंट अगर पार्ट बोले तो ये है, क्योंकि ये अगर संचालन नहीं करेगा, ये कंट्रोल नहीं करेगा, तो फिर हम तो मतलब बेकंट्रोल हो जाएंगे। सारा काम इसी का है, सारा खेल इसी का है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, हाँ, ऑक्सीटोसिन है, दिखाएंगे भी। ऑक्सीटोसिन है, उसमें बच्चे माँ के प्रति प्रेम जो आता है, भावना, या फिर माँ का जो दूध स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। अभी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, हार्मोन पे भी चलेंगे, पहले यहाँ फोकस कीजिए तंत्रिका तंत्र। अभी देखिए आप इनके तंत्रिका तंत्र कौन है? निशा, इनका तंत्रिका तंत्र कह दिया कि नहीं अंतःस्रावी वाला पे चलो, तो इनका तंत्रिका तंत्र उधर चल गया। कंट्रोल नहीं है कि तंत्रिका तंत्र पे रुक के रहें। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपका तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करके रखता है कि रुको, देखो यहाँ पढ़ लो, नहीं तो फिर टाइम नहीं आएगा। और किसी का तंत्रिका तंत्र इधर उधर हुआ अनबैलेंस, वो तो आज मुझे बिरयानी खिलाने के लिए बोली थी, वहाँ पहुँच गए आप। तो मेरे कहने का मतलब कि ये पूरा जो तंत्रिका तंत्र है, जो सिस्टम है, वही आपको कंट्रोल करता है। और इसमें तीन चीज़ आते हैं तंत्रिका तंत्र में, तीन चीज़। पहला तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन, यही है इसका कार्यात्मक इकाई, मेन यूनिट। दूसरा है मस्तिष्क यानी ब्रेन, और तीसरा है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड, जिसकी बात अभी आप कर रहे थे। इन दोनों को मिला के बनता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इन दोनों को मिला के कौन बनता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और एक और कौन है? तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। अब हम इसका एक एक कर अध्ययन करेंगे, ध्यानपूर्वक आपको देखना है। इसको बांटा गया है दो पार्ट में, तंत्रिका तंत्र को दो पार्ट में बांटा गया है। मानव तंत्रिका तंत्र को कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में। एक तो बांटा गया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल, अब देखिए पेरिफेरल में दो पार्ट होंगे, इसके भी दो पार्ट होंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मैंने भी बताया भी, एक तो ब्रेन होगा और दूसरा स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु होगा। मेरुरज्जु का फोटो मैंने दिखाया था ना, मेरुदंड में जो बीच में पतली सी सांप जैसा आकार का रस्सी जैसा दिख रहा था, यानी सांप मान लीजिए, पूरा सांप ऊपर से लेके नीचे तक, वही था आपका मेरुरज्जु। इसमें आइए, परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होंगे, पहला कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है, इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन? अनुकंपित तंत्रिका तंत्र,
ठीक है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इससे कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम्पल देके पूछे गए एग्जाम्स में। ठीक, पहला मैंने क्या बताया, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसके एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा लास्ट में। अब आते हैं पहले वाले पे, यानी तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक, देखिए न्यूरॉन का काम क्या है। एक बार यहाँ पे फिर से फिगर देख लीजिए आप। मानव तंत्रिका तंत्र को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन? केंद्रीय को दो भाग में बांटा गया है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क मतलब ब्रेन और मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कोड। ये हुआ केंद्रीय, सेंटर यही है इसका। ठीक, तंत्रिका तंत्र का सेंटर मान लीजिए। दूसरा माना गया है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो पार्ट में बांटते हैं हम, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त में दो पार्ट होंगे, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इतना तक समझ में आ गया? चलिए अब आगे आते हैं। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। न्यूरॉन को बोलते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे बोला जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो बोल दिया आप तंत्रिका तंत्र। ठीक, बड़ी कोशिका इसी को माना जाता है, मानव शरीर की, ह्यूमन बॉडी की। और अगर बोल दिया जाए कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका या लंबी कोशिका अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, यह तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक, जैसे सेल के बारे में बोला जाता है, सेल हमारे बॉडी का, मानव जीवन का रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है बोला जाता है, उसी तरह ये न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की, जो तंत्रिका तंत्र में तीन पार्ट आते हैं, कौन कौन? एक तो न्यूरॉन, दूसरा ब्रेन और तीसरा स्पाइनल कोड। इन तीनों का रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है ये। ठीक, शरीर में पाई जाने वाली यह सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में इसकी संख्या लगभग 100 यानी 10 के पावर 11 या 100 अरब होती है। कितना होती है? 100 अरब होती है। कितना? 100 अरब, बहुत ज़्यादा होता है तंत्रिका कोई ये न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है, मतलब एकदम छोटा छोटा दिखेगा ही नहीं, सूक्ष्मदर्शी छोटा, जो तीन भागों से मिलकर बनती है। देखिए न्यूरॉन, अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसको बोलते हैं कोशिका काय, यानी कोशिकाएं बोलिए चाहे कोशिका काय बोलिए, बात एक ही है। इसको बोलते हैं हम सेल बॉडी। ठीक, दूसरा बोलते हैं द्रुमाक्ष, यहाँ म है, द्रुमाक्ष बोलते हैं या द्रुमिका भी बोलते हैं इसको। ठीक, द्रुमाक्ष या द्रुमिका भी बोलते हैं, डेंड्राइट। और तीसरा है तंत्रिकाक्ष, इन्हीं है, तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन। ये तीन पार्ट से मिलकर बना है न्यूरॉन। कौन कौन? ये रट लेना है आपको, कोशिका काय यानी सेल बॉडी, दूसरा है द्रुमाक्ष या द्रुमिका यानी डेंड्राइट, और तीसरा है तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आपका न्यूरॉन का है। डेंड्राइट्स जो होते हैं ऐसे ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सेल बॉडी ये बीच वाला है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक ये बीच वाला है। ठीक, एक्सॉन बोलते हैं ये छोटा छोटा जो धागिका यहाँ तक आता है, यहाँ तक, इसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो तंत्रिकाक्ष। तंत्रिका से एक अक्ष निकला हुआ इस टाइप का तंत्रिकाक्ष, वो देखिए यहाँ से दिख रहा होगा, ये जो छोटा बेलनाकार आकार का, किसका आकार का होता है? बेलनाकार आकार का होता है। तो बेलनाकार सिलेंडरिकल आकार का ये यहाँ तक गया हुआ है, यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ठीक, उसके बाद देखिए ये तो नोड है बना हुआ, ये क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन टर्मिनल्स, ये वाला छोटा छोटा जो भाग में बट गया है। सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स बहुत सारे होते हैं, ये याद रखिए। अब आते हैं कोशिका काय। ठीक है, कोशिका काय तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। कोशिका काय हम किसको बोलते हैं? सेल बॉडी को। सेल बॉडी कौन सा है? सेल बॉडी ये वाला है, ये दुनिया भर का होता है, बीच में देखिए ऐसे 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 फैला हुआ है ना, जो ब्लू कलर का दिख रहा है। तंत्रिका कोशिका का ये मुख्य भाग होता है। तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग कौन होता है? कोशिका काय। इसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। देखिए एक केंद्रक है ना उपस्थित, और इसी के बीच में बहुत सारे कोशिका द्रव्य भी पाए जाते हैं। इस द्रव्य में अनेक प्रोटीन युक्त रंगीन कण होते हैं, जिसे निसिल्स कण कहते हैं, ये याद रखिएगा। इस प्रोटीन युक्त रंगीन जो कण होते हैं, इसमें निसिल्स कण होते हैं, इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? निसिल्स कण। ये भी आपको याद रखना है। द्रुमाक्ष को हम क्या बोलते हैं?
कोशिका काय से निकले हुए, अब कोशिका काय से निकले हुए पतले जो तंतु होते हैं वो ध्रुमाक्ष होते हैं, ये एक से अधिक होते हैं। ठीक, चलिए तंत्रिका अक्ष, कोशिका काय से निकली एक लंबी और पतली तंत्रिका तंतु, यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है। न्यूरॉन दुनिया भर के हैं, मैंने कितना बताया 100 अरब। ठीक, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजता है कि चलो तुम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे मूव करो। अब आते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। देखिए इसके दो भाग हैं, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, ये दो भागों से मिलकर बना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर की अनेक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है, मतलब सेंटर है। कुछ भी लगा, भूख लगेगा मस्तिष्क बताएगा, कुछ भी होगा मस्तिष्क में तुरंत बात चली जाती है। ठीक, और यह आदेश तथा नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है, आदेश भी देता है और कंट्रोल भी करता है। आदेश क्या देगा कि आज ये काम नहीं करना है, मस्तिष्क कह देता है कि आज तुमको धूम्रपान नहीं करने हैं, या आज तुमको ये काम नहीं करने हैं तो नहीं करने हैं। मस्तिष्क कहता है कि आज नहीं पढ़ना है, होली खेलना है, तभी आप होली खेलते हैं। मस्तिष्क कह देता कि नहीं सर बोले हैं होली नहीं खेलना है, या होली खेल के तुरंत पढ़ना है, तो आप तुरंत वहाँ पे आते हैं। मस्तिष्क आपको कहता है, यानी कंट्रोल, नियंत्रण और आदेश सब कुछ करता है। यह शरीर के ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रियाएं क्या है? अनैच्छिक में क्या होगा, जो हम खुद से नहीं कर सकते हैं, जैसे हृदय स्पंदन, ये खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। बीपी खुद के ऊपर नहीं, श्वसन कंट्रोल नहीं है इस पर हमारा। चाहिएगा तो सांस रोक लीजिए, क्या 10 मिनट रोक के दिखाइए, निपट जाएंगे। ऐच्छिक क्रियाएं क्या है? जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, मेरी इच्छा है, कलम उठा रहे हैं, मेरी इच्छा है, दौड़ रहे हैं, मेरी इच्छा है ना, मूवी देख रहे हैं, मेरी इच्छा है। तो ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं, इनका नियंत्रण कौन करता है? ब्रेन कहा कि उठा लो इसको, ब्रेन कहेगा ना मत उठाओ इसको, बोला उठा लो, उठा लिए, है ना। तो ये है ऐच्छिक क्रियाएं, बहुत सारी क्रियाएं आती हैं। अब आते हैं ब्रेन में, मस्तिष्क। वयस्क मानव के मस्तिष्क का भार बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो होता है 1300 से 1400 ग्राम। हाउ टू कंट्रोल माइंड, पहले अपने आप को कंट्रोल कीजिए, आपके अपने मतलब बॉडी को कंट्रोल कीजिए, माइंड कंट्रोल हो जाएगा। बॉडी को कंट्रोल करना आपके हाथ में होता है, उसके बाद मस्तिष्क भी आपका धीरे धीरे कंट्रोल होगा। उसका तरीका बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लास्ट में देखते हैं, कोशिश करते हैं जयश्री आपके क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास लास्ट में करेंगे कि बॉडी को माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कैसे कर सकते हैं आप। वयस्क मानव के मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 ग्राम होता है, यानी इसको हम बोले 3 पाउंड के आसपास, और मानव शरीर के संपूर्ण भार का 2% के आसपास माना जाता है। ठीक, तो आप याद रखिएगा मोटा मोटी 1300 से 1400 ग्राम ब्रेन का, ये मस्तिष्क जो है इसका वजन कितना होगा? 1300 से 1400 ग्राम। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। अब देखिए मस्तिष्क में कई संवेदी अंग हैं, अंदर में खोपड़ी ऊपर है, वो सुरक्षित करके रखता है, और उसके ऊपर भी देखिएगा क्या है, उसके खोपड़ी भीतर से कपालीय मेनिंजिस से घिरा रहता है। देखिए मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। ठीक, खोपड़ी भीतर से कपालीय मेनिंजिस से घिरा रहता है, और इस पे अगर चोट लगेगा या कुछ हो गया, खराबी आ गया, तो इसमें कौन सा रोग होगा? मेनिंजाइटिस रोग होगा। ठीक है, बाहरी परत इसका क्या कहलाता है? इसका मानव मस्तिष्क का बाहरी परत ड्यूरा मैटर, मध्य परत बहुत पतली होती है, इसको बोलते हैं एरेक्नॉइड परत। कौन सा? एरेक्नॉइड परत। और आंतरिक परत को बोलते हैं पाया मैटर। यह मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में रखता है, यह मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में रखता है। आंतरिक परत पाया मैटर जो होता है ऊतकों के संपर्क में, मतलब मस्तिष्क को बना के रखता है। मस्तिष्क के 3 भाग होंगे मेनली, अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने हैं। मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन से होंगे? पहला भाग होगा अग्र मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन, और दूसरा मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, और तीसरा पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन। मस्तिष्क के भाग यहाँ पे दिखाए गए हैं, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहिएगा तो फोटो खींच लीजिए एक बार पहले। मस्तिष्क के भाग ये आपका टोटली आ जाएगा, मस्तिष्क के भाग, एक बार इसको फोटो आप क्लिक कर लीजिए, है ना, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अरे ये सब कमेंट अभी मत कीजिए, इंद्रियों कंट्रोल में लास्ट में बताते हैं क्या करना है नहीं करना है, अभी पढ़िए, ध्यान दिए, हाथ लगाइए।
मस्तिष्क के भाग, अब चलिए आगे आते हैं इस पे। मस्तिष्क के 3 भाग जो मैंने अभी बताए, अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोर ब्रेन, है ना, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन। अब देखिए ये तीनों के पार्ट किए गए हैं, इस पार्ट में आएगा 3, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, सेरिब्रम और सेरिबेलम अंतर है, सेरिब्रम को बोलते हैं प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानव मस्तिष्क का भाग। तो अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क कहाँ होगा, आगे होगा, बीच में बीच वाला पश्च मस्तिष्क पीछे होगा, ये पीछे, पीछे नहीं बोलते कि पीछे मत मारो चोट लगेगा। तो इसके 3 पार्ट, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। दूसरा आता है मध्य मस्तिष्क, इसके 2 पार्ट, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है सेरिब्रल पेंडुकल। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा आता है पश्च मस्तिष्क, इसके भी 3 पार्ट, अनुमस्तिष्क बोलते हैं यानी सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिब्रम अलग है, सेरिबेलम अलग है। तो ये इसको अनुमस्तिष्क को बोलते हैं, अनु मतलब होता है पीछे, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। मध्यांश इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा या गेटा कहिए, गेंटा कहिए, मेडुला ऑब्लोंगेंटा कहिए या गाटा कहिए, एक ही बात है। पोन्स एक आता है तीसरा पार्ट, पोन्स, पॉन्ड्स नहीं समझना है, पॉन्ड्स वो महिलाएं लगाती हैं, लड़कियां लगाती हैं, वो वाला पॉन्ड्स नहीं है एक्चुअली, ये है पॉन्स, ठीक है। अब एक एक कर समझिए। अग्र मस्तिष्क को देखते हैं। अग्र मस्तिष्क का काम क्या है देख लीजिए, यह मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, मेन काम इसका सोचने वाला है। अग्र मस्तिष्क आगे वाला ये सोचता है कि आज क्या करना है नहीं करना है, ठीक है ना। इसके 3 पार्ट, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। अब आते हैं प्रमस्तिष्क सेरिब्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का कौन सा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। कौन सा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग ये 2/3 हिस्सा लेता है, यानी लगभग 66% लगभग, ठीक है ना। 2/3 हिस्सा ये लेता है और यह 2 गोलार्धों का बना होता है। गोलार्ध समझते हैं ना, गोला आधा, गोला आधा, 2 गोलार्ध प्रमस्तिष्क। जब इसको खोलेंगे अंदर से तो कुछ और ही दिखेगा। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कार्पस कैलोमस द्वारा जुड़ा होता है। ये दोनों को जो गोलार्ध हैं वो किससे जुड़ा होता है, कार्पस कैलोमस से जुड़ा रहता है। यह मनुष्य की बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। कितना बुद्धि उसमें है, कितना चतुर है, ये कौन सा बताता है, सेरिब्रम बताता है। जिसका सेरिब्रम बहुत मजबूत होगा वो बहुत चतुर होगा, बहुत तेज होगा, बुद्धि उसका बहुत जल्दी काम करेगा। और यह मनुष्य की चेतना, तर्क, चेतना मतलब याद करना, कितना आपके दिमाग में है वो चीज़, तर्क, स्मरण, स्मरण और रटना, कितना जल्दी याद होता है। चेतना मतलब होता है कि आपका कितना देर तक रहता है बात। मैंने जो आज बात बताई, मैंने आज 2 बात बताई थी भविष्य में याद रखने के लिए, वो आपकी चेतना में चली गई। आप उसको 10 दिन बाद भूल गए तो वो अचेतना में चली जाएगी। मस्तिष्क के मेनली 2 भाग, ये हम प्रैक्टिकली दूसरे में बता रहे हैं, यहाँ पढ़ाई बायो से हट के बता रहे हैं। मस्तिष्क में 2 प्रकार, मस्तिष्क हमारा 2 प्रकार से काम करता है। एक होता है चेतन मस्तिष्क और दूसरा अचेतन मस्तिष्क। चेतन मस्तिष्क क्या करता है, जैसे आप मुझे देखें, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे तो बहुत दिन से देख रहे हैं। आप किसी लड़की को देखते हैं, एक बार देखे बहुत खूबसूरत लगी और अचानक आप घर चले गए, ध्यान नहीं दिए। 1 साल बाद वही लड़की आपको कहीं और दिखती है। जिस लड़की को अभी आपने जस्ट देखा वो आपके चेतन मस्तिष्क में आई, आपने देखा, आपका फिगर बन गया, इसमें फिगर बन गया, ये कैमरा लगा हुआ है, इसमें फिगर बन गया उस लड़की का। लेकिन 1 दिन 2 दिन बाद वो फिगर यहाँ से हट के अचेतन मस्तिष्क में चला जाएगा। आपके मेमोरी में है वो, लेकिन वो दिखेगा नहीं, अचेतन मस्तिष्क में चला गया। 1 साल बाद जब उस लड़की को देखेगा अचानक, और इसको तो कहीं देखे हैं, ये लड़की कहीं ना कहीं हमको देखी है, याद नहीं आ रहा, रुको रुको याद करें दो, अभी आप याद कर रहे हैं, आ ही नहीं रहा है। अगर वो आ गया तो अचेतन से वो चेतन में आ गया। दैट मीन्स अच्छा इसको ना 1 अप्रैल को देखे थे, उस गली में खड़ी थी, तो आपका वो बात जो है वो चेतन मस्तिष्क में आ जाता है। कई बार आप होता है, कई व्यक्ति से मिलते हैं, कुछ वस्तु देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, एक बार देखे, कुछ दिन याद रहा, फिर भूल गए आप, है तो आपके ब्रेन में, लेकिन वो कहाँ चला गया है, अचेतन मस्तिष्क में। और जैसे ही उस चीज को दोबारा देखिएगा, पढ़िएगा या जो भी है, तो अचेतन मस्तिष्क से चेतन कॉल करेगा कि आ रहे हो, तो नहीं याद नहीं आ रहे हो, नहीं याद आ रहा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहे हो, हाँ आ गए, अच्छा ये लड़की थी, अब समझ में आया। तो ये ऐसे माइंड काम करता है। तो चेतना ये होता है। तर्क, कितना लॉजिकल आप अपना जवाब दे पाते हैं। जिसका बुद्धि तेज होगा वही ये लॉजिक उसका देखे होंगे कभी आप, जिसका बुद्धि बहुत तेज होता है, मैथ रीजनिंग बड़ा फास्ट करता है वो,
ठीक है ना। स्मरण, कितना याद जल्दी हो रहा है आपको, क्षमता आदि का भी केंद्र होता है। सेरिब्रम के अधिक विकसित होने पर मनुष्य अधिक बुद्धिमान बनता है। सेरिब्रम में देखने, स्पर्श करने, सूंघने आदि के अलग अलग केंद्र होते हैं। सेरिब्रम मजबूत कीजिए, नौकरी ले लीजिए, सेरिब्रम ही दिलाएगा। तो सेरिब्रम को मजबूत करने के तरीके क्या हैं, खोजिए, ढूंढिए, गूगल तो आप लोग बहुत करते हैं, करिए। थैलेमस, अब आते हैं थैलेमस। तो सेरिब्रम याद हो गया, सेरिब्रम मतलब प्रमस्तिष्क, ठीक है। थैलेमस डाइएन्सिफेनॉल से पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं मानव शरीर का सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी, पीयूष ग्रंथि। और अगर मैं बड़ी पूछ दूं तब, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, बताएं जरा आप लोग भी। ग्रंथि एक बार जवाब दीजिए फटाफट, अगर है तो दिमाग में, नहीं तो फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ये किससे जुड़ा होता है, डाइएन्सिफेनॉल से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है, ठीक है। डाइएन्सिफेनॉल के दो भाग होते हैं, ऊपरी भाग को बोलते हैं थैलेमस और निचले भाग को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ऊपर थैलेमस, नीचे हाइपोथैलेमस, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की, और सबसे बड़ी है ऑर्टू ग्रंथि, उसी को बोलते हैं हम थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ऑर्टू ग्रंथि, तो वो बड़ी है, सबसे बड़ी है अंतःस्रावी ग्रंथि। चलिए खैर वो ग्रंथि में पढ़िएगा। थैलेमस ग्रंथि जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन करती है, जो नींद के लिए उत्तरदायी होता है। कई लोगों को देखेगा कि रात में नींद नहीं आता है, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि रात में उठ के चलने लगते हैं नींद में, है ना। तो खैर वो नहीं है, जिनमें ये चीज़ कम होगा, मेलाटोनिन हार्मोन का जो स्रावन जिनमें कम होगा, उनको पर्याप्त नींद नहीं आएगी और उनको नींद के लिए दवाइयाँ डॉक्टर से लेनी पड़ती है, ठीक है। तो मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन करती है जो नींद के लिए उत्तरदायी होता है। यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों से संवेदी प्रेरणाओं को ग्रहण करता है, साथ ही साथ घ्राण संवेदनाओं को प्राप्त करता है। घ्राण संवेदनाएं सुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यहीं से हमें श्रवण यानी सुनना, स्वाद जो आप खाते हैं, है ना, दृष्टि यानी देखना आदि की सूचना मिलती है। भावुकता इसी में होती है। भावुक समझते हैं ना, कि कभी किसी गरीब को देखे या फिर किसी परेशान आदमी को देखे और आप भी रोने लगे। मूवी देख रहे हैं, मूवी में हीरो की माँ मर गई, आप भी लगे रोने, क्या हो गया ये। तो ये किसकी वजह से होता है, ये थैलेमस की वजह से होता है, ठीक है। चलिए घ्राण पिंड यानी ऑल्फैक्टरी लोब किसको बोलते हैं, ये सूंघने की संवेदना प्राप्त करता है। घ्राण पिंड याद रखिएगा। रात में मुझे नींद नहीं आता है कभी कभी सर, पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, नींद नहीं आती तो पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। वो तो जब काम होते तो मुझे भी नहीं आती है, मैं भी जगा रहता हूँ काफ़ी रात तक, फिर वो मतलब, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, रात में ज़्यादा देर तक नहीं जगना चाहिए। जगिए, काम भर जगिए, बाकी सुबह उठिए, है ना। घ्राण पिंड यानी ऑल्फैक्टरी लोब, देखिए सूंघने की संवेदना प्राप्त करता है। हम लोग जो सूंघते हैं नाक से, ठीक है, तो हमारे अंदर मानव शरीर के अंदर सूंघने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कम होती है बनिस्पत कुत्तों के। कुत्तों में सूंघने, सभी जीवों में, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, जितने जीव हैं, जीव में हम लोग भी आते हैं, जितने जीव हैं उनमें सूंघने की शक्ति सबसे ज़्यादा कुत्ते में होती है। इसलिए कुत्तों को देखिएगा ट्रेनिंग देके डिफेंस में रखा जाता है। कारण क्या है, अपराधियों को पकड़ लेना, ठीक है, पहचाना या पकड़ना। हाइपोथैलेमस पे आते हैं, यह डाइएन्सिफेनॉल का निचला भाग है। डाइएन्सिफेनॉल का ऊपरी वाला भाग थैलेमस, नीचे वाला भाग कौन सा, हाइपोथैलेमस। शरीर के टेम्परेचर को यह नियंत्रित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ। ये आप बातें आपको याद रखनी है। देखिए शरीर का टेम्परेचर बनाए रखता है भूख, प्यास, ब्लड प्रेशर, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, श्वसन, इन सब क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि शरीर का जो टेम्परेचर होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन, बात एक ही है, तीनों बात को नोट कर लीजिएगा। 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। आप में भूख लगा,
तो बताता है हाइपोथैलेमस। प्यास, रक्तचाप, अब भूख लगा है आपको कंट्रोल करना है तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। प्यास लगा है कंट्रोल करेगा तो ये कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है कि नहीं तुम 120/80 चलो 120/80 120/80। हार्ट बीट को बोलता है कि नहीं तुम 72 बार धड़को, ज़्यादा धड़कोगे तो मर जाएगा आदमी। श्वसन को बोलता है कि तुम एक बार जाओ एक बार निकलो, ब्रीदिंग अच्छे से हो। ये सबको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों जैसे प्रमस्तिष्क किसको बोलते हैं? सर यू आर नॉट विजिबल एंड ऑडिबल। विजिबल नहीं है, दिख तो रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये ध्यान दीजिएगा क्या बोला? प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम गोलार्ध का आंतरिक भाग यानी इंटरनल पार्ट, और अंदरूनी अंग जैसे अंदरूनी अंग में कौन आएगा? एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? लिम्बिक तंत्र या लिम्बिक लोब। क्या बोलते हैं? लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र बोलते हैं। ये करता क्या है समझिए, लिम्बिक लोब और हाइपोथैलेमस ये दोनों जब मिलेगा तो लैंगिक व्यवहार, आपका लैंगिक व्यवहार, जैसे कई बार देखिएगा लैंगिक व्यवहार में मैं बता देता हूँ, महिलाओं का व्यवहार क्या होता है कि घर से बाहर से निकलने से पहले खूब एकदम क्रीम पाउडर लगाएगी चमक के। पुरुषों का क्या होता है? उठाए कंघी, फटाफट झाड़े निकल दिए, है ना। हार्ट बीट तेज होता है, बहुत बार होता है। धड़कन तेज आमतौर पे कहाँ होगा? एग्जाम देने से पहले। कभी आपको डर हो, भय हो तो वो हार्ट बीट कंट्रोल नहीं कर पाता है, आपके डर भय से वो भी घबरा जाता है तो वो बढ़ा देता है। खैर एक बात बता देता हूँ मैं, लैंगिक व्यवहार क्या होता है। लैंगिक व्यवहार मतलब जैसे आपका व्यवहार क्या है पुरुषों वाला, तो आप पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन कुछ पुरुषों को देखिएगा महिलाओं जैसा व्यवहार करते हैं, और कुछ महिलाओं को देखिएगा पुरुष जैसा शर्ट पैंट पहनेंगे, कौन मतलब ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे पुरुष हो वो। तो ये लैंगिक व्यवहार को कंट्रोल करेगा। मनोभाव, मन का भाव, मन में भावना चल रहा है, एकदम अच्छा फीलिंग आ रहा है, खराब फीलिंग आ रहा है, मनोभाव में बहुत आता है। गुस्सा, प्रेम, घृणा, नफरत जिसको बोलते हैं, ईर्ष्या बोलते हैं, जलन बोलते हैं, इन सब को, खुशी, बहुत खुश हैं आज आप, तो खुश कैसे हैं? लिम्बक लोब और हाइपोथैलेमस मिला, ये क्या करता है? आपको कंट्रोल करता है। खुशी, घृणा, द्वेष, उत्तेजना, इन सब को कंट्रोल करके कौन रखता है? अब हंस रहे हैं तो खुशी इतना नहीं हो रहा है कि एकदम बहुत ज्यादा हो रहा है, ये कंट्रोल करेगा, बोलेगा ज्यादा नहीं हंसना है, कम। गुस्सा, थोड़ा शांत हो जाओ, यही शांत करता है। ठीक है, गुस्सा आप में आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तोड़ फोड़ की, उसके बाद नहीं अब नॉर्मल हो जाओ, ये नॉर्मल करने का काम करता है। नहीं तो अगर गुस्सा बढ़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ह्यूमन बॉडी में। भूख, प्यास, ब्लड प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट। तो ब्लड प्रेशर खराब होगा तो फिर खत्म हो गया आप। श्वसन, ये इसको श्वसन को कंट्रोल करता है। उसके बाद हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। हार्ट बीट ना कम होने देगा ना ज़्यादा होने देगा, कंट्रोल करके ए रुको 72 बार कहा तू 75 जा रहा था, चलो पीछे आओ, 75 को 72 कर देगा। मतलब एक बात बता रहा हूँ, और 72 से कम मान लिए 50 बार हुआ तो 50 नहीं, चलो बढ़ो, तो दोनों के बीच कम। फिर उसके बाद भूख, प्यास, रक्तचाप, इन सबको नियंत्रित करके रखता है। इसके साथ साथ टेम्परेचर आपका 37 डिग्री, 37 से 39 नहीं होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इस एक और काम क्या करता है जब ये लिम्बक लोब, अब लिम्बक लोब समझ लीजिए एक बार फिर से, प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग, प्रमस्तिष्क में कितने? 2 गोलार्ध थे, तो आंतरिक भाग और अंदरूनी अंग में क्या है? एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये सब जब मिल जाएगा तो एक जटिल संरचना का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं लिम्बिक तंत्र या लिम्बिक लोब। और जब ये दोनों मिलेगा, लिम्बिक लोब और हाइपोथैलेमस, तो ये लैंगिक व्यवहार को कंट्रोल करता है। मनोभाव, मन के भाव, कैसी भावना आ रही, कैसी फीलिंग आ रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। किसी का घर जले, कोई तापे, किसी के घर में आग लगा है तो ताप रहे, कैसा लग रहा है? तो बड़ा अच्छा लग रहा है, उसका घर जल गया, बढ़िया हुआ। तो ये मन का भाव है। खुशी, भय, गुस्सा, उत्तेजना आदि का कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस, ये याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि इन सब का कंट्रोल और कौन करता है तो लिम्बक लोब हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर याद रखिएगा। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन में आते हैं। यह अग्र मस्तिष्क के थैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है। देखिए कैसे होता है।
मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग अनेक तंत्रिकाओं का समूह होता है। मध्य मस्तिष्क मतलब मिड ब्रेन का जो ऊपरी भाग होगा अनेक तंत्रिकाओं का एक समूह होता है। यह दृष्टि मतलब देखना, सुनना और प्रतिवर्ती क्रियाओं का, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है बताता हूं मैं, को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसा है जैसे मान लीजिए मैं गरम रॉड को पकड़ लिया, तुरंत अचानक मतलब गलती से जैसे जा रहे हैं ऐसे और नीचे अचानक कील पड़ गई गलती से, तो तुरंत पैर को खींचते हैं। या कोई रॉड है, गरम रॉड है और ऐसे रखा हुआ है, हम इधर देख रहे हैं, छू दिए, ऐसे तुरंत हटाते हैं। क्यों? ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। तो मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबलुमा उभारों का बना होता है जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। फिर से, मध्य मस्तिष्क का जो ऊपरी भाग होता है 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। ये दृष्टि ज्ञान से संबंधित होते हैं, मतलब देखने से इनसे जो होता है दृष्टि तंत्रिकाएं निकलकर नेत्रों की ओर जाती है। दृष्टि तंत्रिकाएं निकलकर नेत्रों की ओर जाती हैं, इसी कारण हम देख पाते हैं। मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग सेरिब्रल पेंडुकल है जो स्पाइनल कोड को ब्रेन से जोड़ता है। ब्रेन हमारा कहाँ है? यहाँ। स्पाइनल कोड कहाँ है? पीछे। इन दोनों को जोड़ता कौन है? तो बोलिएगा सेरिब्रल पेंडुकल। अब आते हैं पश्च मस्तिष्क यानी रॉबिनसेफालोन। इसको हम रॉबिनसेफालोन भी बोलते हैं। यह पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश का बना होता है। किस चीज का? पश्च मस्तिष्क पीछे वाला जो है वो अनुमस्तिष्क, पोन्स और मध्यांश, इन तीन को मिला के बनता है। पश्च मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। अगर मैं बात करूं ये पिछले वाले भाग, तो ये है पीछे वाला भाग, ये आपका, ठीक है ना। इसमें फिगर तो होना चाहिए। अच्छा, इसमें नहीं फिगर, खैर कोई नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको, देख भी लिए होंगे वैसे आप। अब आइए इसमें देखते हैं अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि यह मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला सबसे बड़ा भाग कौन सा था? प्रमस्तिष्क, ठीक। और यह अनुमस्तिष्क, उसको बोलते हैं हम सेरिब्रम और इसको बोलते हैं सेरिबेलम। यह मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसे लघु मस्तिष्क या मेटेनसेफेलोन भी कहते हैं। यह सेरिब्रम के ठीक नीचे स्थित होता है। इसका काम क्या है? गति, नियंत्रण और शरीर का संतुलन, समन्वय तथा ऐच्छिक पेशियों की क्रियाओं को कंट्रोल करती है, ठीक। मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे कैसे होता है। ये जैसे मान लीजिए मेरा ब्रेन है, ठीक। ये यहाँ से लेके आगे वाला पूरा यहाँ तक पार्ट पीछे तक जाता है, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। बहुत बड़ा भाग होता है। यहाँ तो सॉरी फिगर नहीं है आज, नहीं तो दिखा देता मैं एक बार। फिगर है ही नहीं इसमें, होता तो मैं दिखा देता, ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए ब्रेन, ये देखिए यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट यहाँ तक ऐसे जाता है, इसको यहाँ ऐसे। मैं अगर बात करूँ इनकी, ये देखिए कुछ इस तरह से जाता है, कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है ना। ये आपका कौन सा सबसे बड़ा पार्ट है? ये कौन? सेरिब्रम। और ये जो आपका सेरिबेलम दिख रहा है, सेरिबेलम, सेरिबेलम को क्या बोलते हैं? सेरिबेलम अनुमस्तिष्क पीछे वाला है ना, ये वाला है सेरिबेलम। ये वाला कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम मतलब प्रमस्तिष्क, जो सबसे बड़ा भाग है। दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा? ये। और यहाँ पे आपको दिखेगा थैलेमस और हाइपोथैलेमस, यहाँ छोटा छोटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऊपर वाला भाग। मध्य मस्तिष्क इसी के बीच में होगा। और ये है आपका कौन सा? ये कौन सा है? स्पाइनल कोड। यही जुड़ा होता है ब्रेन से, स्पाइनल कोड, ठीक। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो पार्ट है ये ऐसे कुछ इस तरह से रहता है। अब तो ये फिगर होता है तो और इससे देखते हैं आप। इसको बोलते हैं हम क्या? सेरिबेलम, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क बोलते हैं इसको, सबसे बड़ा भाग होता है ये, ठीक है। लगभग देखिए ऐसे ही देखिए, दिखने में लग रहा है 2/3 66%। और ये जो भाग जो आपको दिख रहा है वो कौन सा है? सेरिबेलम। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, इस वाले पार्ट पे जहाँ पे थे हम लोग। कहाँ पे थे? ये पश्च मस्तिष्क या रॉबिनसेफालोन। यह पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश का बना होता है। पश्च मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग, जो पीछे भी आपको दिखाया, ठीक। अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, यह मानव मस्तिष्क का जो है दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसे लघु प्रमस्तिष्क मतलब छोटा प्रमस्तिष्क कह लीजिए, या मेटेनसेफेलोन या
अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, कह लीजिए बात एक ही है, ठीक है। यह सेरेब्रम के ठीक नीचे स्थित होता है, जैसे अभी आपको दिखाया था मैंने फिगर में। कार्य क्या है? गति नियंत्रण। अब आप गति नियंत्रण, कोई भी काम जैसे लगातार बोल रहे हैं, कंट्रोल करेगा, रुको रुको रुको, धीरे धीरे बोलो। अब भाग रहे हैं, रोकेगा, वहाँ कंट्रोल करेगा। जैसे गाड़ी में दिया जाता है स्पीड, आप चलाते हैं 100 का स्पीड, आपका ब्रेन तुरंत कहेगा, कौन कहेगा? कौन वाला ब्रेन कहेगा? यही सेरिबेलम कहेगा रुको नहीं तो आज गया, तो आप तुरंत ब्रेक लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं, यही कहता है आपको। हाँ, सेरिबेलम। अगर सेरिबेलम कमजोर है तो आपको रोकेगा ही नहीं, तो फिर हॉस्पिटल में एक खटिया मतलब चारपाई बेड पड़ी हुई है। गति नियंत्रण शरीर का संतुलन, बॉडी को कंट्रोल करके रखती है, ठीक। समन्वय बॉडी के बीच बनाए रखती है तथा ऐच्छिक पेशियों की क्रियाओं को कंट्रोल करती है। अब ऐच्छिक पेशी क्या है? मेरा इच्छा है कि आज फ्रूट खाएं, तो ये बोलेगा कि नहीं मत खाओ आज, पैसा नहीं है। मेरा मन है आज सो जाए, नहीं, ये बोलेगा कि नहीं तुम मत सो आज काम करना था, है ना। ऐच्छिक पेशी में जो आपको खुद से मन करता है उनको कंट्रोल करता है। चलिए अभी दिखाते हैं। ख में यानी दूसरे वाला में मध्यांश यानी मेड्यूला ऑब्लोंगेंटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेंटा यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग माना जाता है जो बेलनाकार होता है, ठीक है। जहाँ पे आपको स्पाइनल कोड का पार्ट दिखा था उसी के जस्ट वहाँ बगल में यह मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। देखिए मैंने क्या बोला, स्पाइनल कोड से एकदम जुड़ा रहेगा। मध्यांश में पाए जाने वाले तंत्रिका केंद्र कौन कौन से हैं? तो देखिए 3 केंद्र माने जाते हैं। हृदय केंद्र, हृदय की गति और धड़कन को ये कंट्रोल करता है, ये भी करता है। हृदय की गति और धड़कन धक 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 करता है ना, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये करता है। कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। श्वसन केंद्र, श्वसन गति को नियमित रेगुलर, कहता है कि तू रेगुलर लो, बीच में रुकना नहीं है, रेगुलर लेते रहो जी, बीच में रुकेगा तो फिर गया, रेगुलर लो। सोए रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन सांस हमेशा चलते रहता है और नियंत्रण भी करता है ये। बेसोमीटर केंद्र, बेसोमीटर केंद्र क्या करता है? बीपी को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करके रखता है। मध्यांश जो है पाचक रसों के स्राव का भी नियंत्रण केंद्र है। पाचक रस कितना निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, उसको कंट्रोल कौन करता है? मध्यांश। मध्यांश सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है। अनैच्छिक क्रिया में आता क्या है? अनैच्छिक मतलब ध्यान दीजिएगा, जो हमारी इच्छा से नहीं होता है। जैसे हमारी इच्छा क्या है? बीपी कंट्रोल कर लीजिएगा, आपकी 110/70 हो जाए, नहीं आप कर ही नहीं सकते हैं, है ना, तो ये कंट्रोल आपका नहीं है। लार आना, लार हमेशा आएगा, कितनों कंट्रोल कर लीजिए, ये लार आएगा ही आएगा। वमन यानी वोमिटिंग, हमेशा कुछ लोग को देखेंगे उंगली डाल के कर लेता है वोमिटिंग, वो गलत बात है। जैसा कभी देखिएगा कि उल्टी कर रहा नहीं हो रहा है तो उंगली डाल के कर लेता है लोग, वमन, ये भी आपका अनैच्छिक है। श्वसन आपकी इच्छा से नहीं होता है, हृदय स्पंदन आपकी इच्छा से नहीं होती है। मध्यांश की संरचना ठोस, जटिल और बड़ी होती है। अब आते हैं पोन्स में। पोन्स जो है रेशेनुमा पथ का बना होता है, ठीक, रेशेनुमा, रेसा रेसा होगा, जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। तो पोन्स का काम है मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ना, इसको याद रखिएगा। पोन्स, पोन्स का काम है महिला के फेस को अच्छा बनाना ताकि वो पुरुष की तरफ अट्रैक्ट हो और पुरुष के साथ जुड़ सके, इसीलिए याद रखिएगा पोन्स। पोन्स मतलब एक रेसानुमा पथ का बना होता है जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ देता है। अब देखिए सीधी रेखा में साइकिल चलाना या फिर एक कलम उठाना, जो भी है आपका क्या है? ऐच्छिक क्रिया है, ठीक है ना। ये सब ऐच्छिक क्रिया, जो भी काम आप करते हैं, पढ़ना, लिखना, खेलना, हंसना, गाना, जो भी आप अपने मन से करते हैं वो ऐच्छिक क्रिया होती है, ठीक। किसी को एक थप्पड़ लगाना, किसी से बात करना ऐच्छिक क्रिया है। नहीं मन है बात कर लीजिएगा आप, अगर मेरा मन ना हो तो आप बात नहीं कर सकते हमसे, तो ये ऐच्छिक क्रिया होगी, ठीक। लेकिन अगर हम बोले डकार आना, अनैच्छिक क्रिया, इस पर आपका कंट्रोल, छींक आना अनैच्छिक क्रिया, इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं आप। आंसू आना अनैच्छिक क्रिया होगी, कभी कभी आंसू ऑटोमेटिकली आते हैं, कभी कभी जानबूझ के लोग रोने लगते हैं, अलग बात है। ईसीजी, अब देखिए इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राम विद्युत मस्तिष्क लेख इसको बोलते हैं। मस्तिष्क की विद्युत सक्रियता की माप करती है, यानी मस्तिष्क संबंधी चीज़ों को माप करना है तो किससे करेंगे? ईसीजी करवाते हैं, ठीक है। और ईईजी, सॉरी ईसीजी नहीं होगा, ये ईईजी होगा एक्चुअली। ईसीजी किसके लिए कहता है? हृदय हार्ट बीट को देखने के लिए, हार्ट का स्पंदन वगैरह जांच करने के लिए, ये ईईजी होगा। यहाँ पे मैं एक बार ईईजी कर दूँ ताकि माइंड में आपका ये ना रहे ईईजी है, तभी तो मुझे लगा कि ईईजी होना चाहिए था यहाँ पे। ईईजी इलेक्ट्रो
इंसेफालोग्राम, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ये क्या है, EEG है, ठीक है, ECG नहीं है, ठीक है, विद्युत मस्तिष्क लेख। अब आते हैं मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। यह मेडुला ऑब्लंगेटा के महारंध्र से निकलकर तंत्रिका नाल से होता हुआ आंत तक फैला रहता है, आंत तक जाता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं में क्या होगी, जो हम अभी बताए, वमन करना, लार आना, बीपी वगैरह वगैरह, और प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का मुख्य केंद्र है। जिन क्रियाओं को मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़े प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाते हैं। मस्तिष्क पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ना है। जैसे कोई बच्चा अनजाने में हाथ छू ले तो वह तुरंत हाथ को हटा लेगा, ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। इस पर ब्रेन पर कोई असर नहीं होता है। मैंने भी दिखाया भी था कैसे अचानक हटाते हैं। यह है आपका ब्रेन, यह है स्पाइनल कोड। और इस पूरे पार्ट को एक बार फिर से याद करा दूं मैं, इसको याद कर लीजिएगा। ये तो हो गया आपका ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन हो गया। इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को जो ये रेसा सा गया है ऐसा, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मेरुरज्जु, ठीक, मेरुरज्जु। लेकिन इस पूरे पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इस पूरे पार्ट को यहाँ से यहाँ तक मिल जुड़ा, इसको क्या बोलेंगे हम, मेरुदंड। वाह, वेरी गुड। या बैकबोन कह लीजिए, मेरुदंड या बैकबोन, वेरी गुड। इसमें टोटल हड्डी कितनी होती है, 26। चलिए, वेरी गुड, ये तो याद है आपको। अब आइए यहाँ देखिए, मेरुरज्जु मस्तिष्क तथा समस्त शरीर में फैली तंत्रिकाओं के बीच सेतु का काम करता है। मस्तिष्क और शरीर में जितनी भी तंत्रिकाएं फैली है उनके बीच सेतु का काम कौन करता है, मेरुरज्जु। प्रधानमंत्री, नहीं, ये गलत बोल दिया मैंने, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और मंत्रिपरिषद, इन दोनों के बीच सेतु यानी पुल का काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री। उसी तरह मस्तिष्क यानी ब्रेन और हम पूरा ह्यूमन बॉडी में जितनी भी तंत्रिकाएं फैली हो उनके बीच पुल का काम मेरुरज्जु करता है, ठीक। यहाँ का बात वहाँ, यहाँ का बात वहाँ, यहाँ का बात वहाँ पहुँचाते रहता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब आते हैं इसका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो दूसरा पार्ट बताए थे, इसी में आता है 2 पार्ट। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के ही 2 पार्ट होते हैं ना। इसका काम है अनैच्छिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। इसके 2 भाग हैं, यही चीज़ आपको याद करने हैं। ये वाला फिगर एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, अनुकंपी और परानुकंपी, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, अनुकंपी, ठीक है, और परानुकंपी, इन दोनों में फ़र्क क्या है। हृदय स्पंदन ये बढ़ाता है और ये हृदय स्पंदन घटाता है, आपको ये याद करने हैं। परानुकंपी जो होगा वो क्या करता है, हृदय स्पंदन को घटाता है और अनुकंपी बढ़ाता है। लार निर्माण को ये रोकेगा, लार निर्माण को ये प्रेरित करेगा। चलो निकलो लार। श्वसनिकाओं को फैलाना और ये श्वसनिकाओं को संकुचित करता है, ठीक। पाचन को ये रोकेगा, वो पाचन को प्रेरित, मतलब अच्छा काम मोस्टली ये करता है, खराब काम ये करेगा। मोस्टली मैं बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि सारा जगह इम्प्लीमेंट बात हो, जो भी बात हो वो, लेकिन इसमें मोस्टली देखिएगा आप अच्छा चीज़ मिलेगा। जैसे लार निर्माण प्रेरित करना, ये अच्छी बात है। पाचक को प्रेरित करना अच्छी बात है। ये फिर यकृत पित्तस्राव प्रेरित करना अच्छी बात है। क्रमक कुंचन को उत्तेजित, ये अच्छी बात है। बीपी को कम करके रखना अच्छी बात है। रोंगटे खड़े नहीं होना अच्छी बात है। रोंगटे खड़े खराब, रोंगटा खड़ा कब होता है, जब आप डरते हैं, या फिर ठंडे के दिन में देखिएगा नहाने से पहले रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर लगता है कि अब तो आज मेरा गया काम से, आज तो मेरा हुआ कल्याण। तो पाचन को रोकना, ये पाचन को प्रेरित करता है। पुतली का फैलाव, पुतली का संकुचन। यकृत ग्लूकोज स्राव को प्रेरित करता है यहाँ पे, और यकृत यहाँ पित्त स्राव को प्रेरित करता है, याद रखिएगा। आत क्रमाकुंचन का विरोध, क्रमाकुंचन समझाया था ना, उसी से हमारा भोजन अंदर जाते रहता है। क्रमाकुंचन को उत्तेजित करना। बीपी बढ़ाना, ये बीपी को बढ़ाएगा, ये बीपी को कम करेगा। यहाँ पे रोंगटे खड़े होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। आरबीसी की संख्या में वृद्धि करेगा और ये आरबीसी को कम करेगा। यही आपका परानुकंपी और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में यही है और कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है ना। चलिए कुछ पूछना हो तो पूछिए फटाफट आप लोग, और अगला क्लास लगवाते हैं आपका। कुछ पूछना है तो पूछिए, बाकी आपको धन्यवाद।